Welcome, friends. I am Hemant Agarwal, host and coordinator for webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies and will benefit both the managing committee and the हाउसिंग सोसाइटी मेंबर्स। आप सभी को पता है एजीएम का मतलब है एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग। साल में एक ही बार करना, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एजीएम। और इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस वो मीटिंग एजीएम किया जाता है 30 सितंबर 2022 के पहले, 2021 के पहले। नॉर्मली अगर जो करना था उसकी बात कर रहे हैं, तो हर साल आपको 30 सितंबर के आपके पहले आपको एजीएम वगैरह कंप्लीट करना है। लेकिन अभी चूंकि पैंडेमिक का सीजन चल रहा है, सीजन बोलेंगे या घटना बोल लीजिए, तो सरकार ने उसको एक्सटेंड कर दिया हुआ है अप टू 31/3/2022 तक। सो एज पर ए रिसेंट अमेंडमेंट, एजीएम एक्सटेंशन फॉर 3 मंथ्स, अभी सरकार ने एक और नया एमसीएस एक्ट में अमेंडमेंट किया है कुछ दिन पहले ही। उन्होंने उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर कोई पैंडेमिक वगैरह चल रहा है तो पहले एजीएम का एक्सटेंशन का प्रोविजन नहीं किया हुआ था, लेकिन अब वो एजीएम का एक्सटेंशन का प्रोविजन कर दिया हुआ है। तो आपका 30 सितंबर तक अगर आप एजीएम नहीं कर सकते हो, अगले साल की बात कर रहे हैं, तो आप 3 महीने के लिए उसको एक्सटेंशन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, कह के कि पैंडेमिक चल रहा है या और कोई वैलिड रीजन चल रहा है। सो जो फाइनेंशियल ईयर 2021, मतलब अभी जो 31/3/21 का एजीएम का परमिशन एक्सटेंड कर दिया हुआ है 31/3/2022 तक। अभी जो मार्च आने वाला है, तो आपको आपका एजीएम 31/3/2022 के पहले कंडक्ट कर देना, अगर आपने नहीं कंडक्ट किया हुआ है तो। आप सभी को पता होगा कि सीएचएस हेल्प फोरम ने अर्जी लगाई थी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट मंत्रालय को इसी संदर्भ में कि आप एजीएम की तारीख एक्सटेंड करो 1 साल के लिए। और हमारे एडवोकेट फातिमा फौजदार मैडम ने उस पर रिप्रेजेंटेशन किया था, आर्ग्यूमेंट्स जाके किए थे, जिसकी वजह से ये एजीएम का एक्सटेंशन 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंड कर दिया था। ये हमने ऑलरेडी ऑर्डर्स वगैरह भी उनके एडवोकेट का लेटर वगैरह हमने सारे डिस्प्ले कर दिए हुए थे अर्लियर। अब शुरू करते हैं प्रोसीजर। कहाँ से शुरू करना है कि आपके जो एजीएम का एजेंडा है और उसके जो पॉइंट्स हैं और उसकी तारीख है और उसका जो वेन्यू है, मीन्स कहाँ लेना है, सोसाइटी में लेना है या कोई होटल में लेना है या कोई हॉल में लेना है या ऑनलाइन लेना है, वगैरह वगैरह जो भी कुछ है, वो पहले मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में तय किया जाता है। तो एजीएम एजेंडा पॉइंट्स एंड डेट एंड वेन्यू, वेन्यू का मतलब प्लेस, हैज टू बी अप्रूव्ड इन एन एमसी मीटिंग। अगर एजीएम में डिनर या कोई नाश्ता पानी का भी अगर इंतजाम करना है, रिफ्रेशमेंट्स का भी इंतजाम करना है अगर, तो मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में उसको सैंक्शन करा के लेना होता है। आपको ये बता दें कि मैनेजिंग कमेटी इज द सोल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्निंग अथॉरिटी। ये लिखा हुआ है सेक्शन 73, और अभी अमेंडमेंट सेक्शन में 154B-1(9) कि मैनेजिंग कमेटी के पास सोल अथॉरिटी है इस एजीएम को कंडक्ट करने के लिए। और मैनेजिंग कमेटी बाहर वालों को भी इस मीटिंग में बुला सकते हैं। सो मैनेजिंग कमेटी इज इंटाइटल्ड टू इनवाइट आउटसाइडर्स फॉर, किस चीज के लिए इनवाइट करेगी, ब्रीफिंग करने के लिए या जनरल बॉडी को लेक्चर्स देने के लिए, बट ओनली रिलेटेड टू द एजेंडा आइटम। जैसे अगर आपके एजेंडा आइटम में मानो ये लिखा है कि पेस्ट कंट्रोल इश्यूज के बारे में डिस्कस करना है, मेंबर डिससेटिस्फाइड हैं वगैरह वगैरह, तो उस चीज के बारे में पेस्ट कंट्रोल का जो इंजीनियर है या कॉन्ट्रैक्टर है या एएमसी वेंडर है, आप उसको बुला सकते हैं ताकि वो जनरल बॉडी के सामने अपना प्रपोजल प्रस्तुत करे और अकॉर्डिंगली उस चीज को सैंक्शन किया जाए। उस ब्रीफिंग या लेक्चर में जनरल बॉडी के मेंबर उस पर्टिकुलर इनवाइटी, जिसको हम कहेंगे स्पेशल इनवाइटी, आपके एजेंडा में लिखना है उसको नोटिस में कि अनिल शर्मा ऑफ सो एंड सो इज इनवाइटेड एज ए स्पेशल इनवाइटी फॉर ब्रीफिंग ऑन दिस पर्टिकुलर एजेंडा आइटम नंबर सो एंड सो। अभी आउटसाइडर्स का मतलब कौन कौन हो गया? लीगल एडवाइजर हो गया, आप लीगल एडवाइजर को बुला सकते हो।
आर्किटेक्ट्स को बुला सकते हो, इंजीनियर्स को बुला सकते हो, जैसे सिविल रिपेयर करना है तो आर्किटेक्ट को बुला सकते हो, इंजीनियर को बुला सकते हो, जो जनरल बॉडी को ब्रीफिंग करेगा कि हम क्या क्या काम करना चाहिए, आपकी बिल्डिंग की क्या खबर है, क्या नहीं है, वगैरह वगैरह। स्पेशल इनवाइटी का मतलब हो गया रीडेवलपमेंट कंसल्टेंट भी हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स भी हो गए, जीएसटी कंसल्टेंट्स भी हो गए, लिफ्ट, पेस्ट और अदर एएमसी वेंडर्स उनको भी बुला सकते हैं। जनरल बॉडी का जनरल बॉडी हैज नो अथॉरिटी टू डिसअलाउ और डिस्प्यूट प्रेजेंस ऑफ दिस स्पेशल इनवाइटीज। वो क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी अब बताया कि एमसी इज द सोल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्निंग अथॉरिटी। सोसाइटी को मैनेज कैसे करना है उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ एमसी को दिया। एमसी मीन्स मैनेजिंग कमेटी। और सेक्शंस मैंने आपको बताया 73(1) के अंदर में और 154(b)(1) के अंदर में। तो जनरल बॉडी के कोई अधिकार नहीं है कि आप इसको नहीं बुला सकते, उसको नहीं बुला सकते, और जनरल बॉडी सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए होती है। नथिंग डूइंग। मैनेजिंग कमेटी को अधिकार है और जनरल बॉडी को अधिकार नहीं है ये बोलने का कि इनको हटाओ या उनको हटाओ। तो जनरल बॉडी का एजीएम का जो प्रेसिडेंट है या चेयरमैन है, सिर्फ और सिर्फ उसी को अधिकार है ये सब बोलने का और करने का। अभी एजीएम के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज है, तो उसका जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है आप उसको वो एमसीएस एक्ट सेक्शन 75 के अंदर में दिया हुआ है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल कर दूं कि आपका नोटिस एजेंडा में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। एक एजेंडा ऐसा होना चाहिए टू इलेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग फॉर द मीटिंग इफ द चेयरमैन रिमेन्स एब्सेंट। मतलब आपका चेयरमैन जो है अगर वो किसी कारणवश आपके एजीएम मीटिंग में नहीं आ पाता, बीमार पड़ गया है या बाहर गाँव गया है या वगैरह वगैरह, तो आप जनरल बॉडी के लोगों के अंदर से ही किसी भी एक व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकते हो कि आज की मीटिंग का प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी प्रेसिडेंट कौन होगा। तो समझो आपके जनरल बॉडी में 50 लोग हाजिर हैं, उसमें से सभी लोगों ने बोला कि भाई ये अनिल शर्मा है, ये जानकार आदमी है, प्रूडेंट है, प्रूडेंट का मतलब ईमानदार और एक्स्ट्रा ईमानदार है वगैरह वगैरह, इसके लिए हम इसको मीटिंग का प्रेसिडेंट चूज करते हैं। आपको ये भी बता दें कि अगर आपका चेयरमैन प्रेजेंट है तो भी जनरल बॉडी के अधिकार में है, चूंकि एजेंडा आइटम है, रिमेंबर दैट सेक्शन 72 में 72 में ये लिखा है कि मीटिंग के दौरान एजेंडा के आइटम के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ एजेंडा के आइटम के ऊपर जनरल बॉडी का डिसीजन फाइनल होता है। तो अगर आपका एजेंडा कहता है कि टू इलेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग, टू इलेक्ट प्रेसिडेंट फॉर द मीटिंग इफ द चेयरमैन रिमेन्स एब्सेंट और वगैरह वगैरह, तो जनरल बॉडी के अधिकार में यह है कि हमें यह चेयरमैन प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोल के आज की मीटिंग का नहीं चाहिए। कारण बोल सकते हैं कि नहीं, चेयरमैन हम सबको रोकता है या रुबाब करता है या बोलने नहीं देता वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप अनिल भाई को अपॉइंट कर दीजिए। अनिल भाई मीन्स सोसाइटी का ही कोई मेंबर होता है जो उसको आप प्रेसिडेंट के रूप में, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं। तो आपका सेकेंड एजेंडा होना चाहिए, एजीएम का सेकेंड एजेंडा होना चाहिए। मैं आपको थोड़े में रीड करके बताता हूँ। टू अप्रूव द मिनट्स ऑफ द एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हेल्ड ऑन, पिछला जो मीटिंग आपने होल्ड किया, उदाहरण के तौर पे पिछले साल आपने 30 सितंबर को मीटिंग होल्ड किया, तो आपका एजेंडा होगा टू अप्रूव द मिनट्स ऑफ द एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हेल्ड ऑन 30 सितंबर 2021। अब ये मिनट्स को उस पर्टिकुलर एजीएम में रीड करने की आवश्यकता नहीं है, प्रोवाइडेड अगर आपने वो मिनट्स, पिछले वाले मिनट्स को सारे मेंबरों को सर्कुलेट कर दिया है उनके सिग्नेचर एक्नॉलेजमेंट के तहत। जैसे आपने मिनट सर्कुलेट किया तो आप उस मेंबर का सिग्नेचर एक्नॉलेजमेंट लेते हो, तो वो अपना मिनट्स उसको मिल गया है, उसका दायित्व है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका लाइबिलिटी है, वो मिनट्स को पढ़े और एजीएम में आए। सो हियर इट इज नॉट, आपका एजेंडा ऐसा नहीं होना चाहिए कि टू रीड एंड अप्रूव द मिनट्स। आपका एजेंडा लिमिटेड होना चाहिए टू अप्रूव द मिनट्स ऑफ एजीएम मीटिंग हेल्ड ऑन सो एंड सो डे। आपका उसके बाद वाला एजेंडा ऐसा होना चाहिए आपका, टू अप्रूव एंड अडॉप्ट द ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स एंड द ऑडिट रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021
जो अभी आप करेंगे वो, जैसे उदाहरण के तौर पे अभी करंट ईयर का आप कौन सा ईजीएम करने वाले हो, 2021 का करने वाले हो, तो आपका फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होता है 31/3/2021 को। सो आई विल जस्ट रिपीट, लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो बार बार इंटरप्ट हो रहा है। टू अप्रूव एंड अडॉप्ट द ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स and the auditor report for financial year ended on 31/3/2021 and ये भी important है, and audit rectification report of previous audit। मतलब ये सारे जितने भी है, बैलेंस शीट है, INE है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट, ये सारे अप्रूव करके अडॉप्ट करना मैंडेटरी है। ये किस सेक्शन में लिखा हुआ है? ये सेक्शन 75 में लिखा है, आप रेफर कर लीजिए। अगर आप बायलॉज की बात करना चाहेंगे तो आप बायलॉज में 93, 94, 95 के आसपास देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा उसके अंदर। ऑडिट रेक्टिफिकेशन का रिपोर्ट का मतलब होता है जिसको हम टिपिकली बोलते हैं ओ फॉर्म, जो सेक्शन 82 में कवर्ड है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट एजेंडा क्या होता है? टू अप्रूव द मैनेजिंग कमेटी वर्किंग रिपोर्ट। जब भी आपने आपके मैनेजिंग कमेटी का मीटिंग किया जिसमें आपने ये सारे एजेंडा अप्रूव किए, उसके 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन पहले तक का मैनेजिंग कमेटी वर्किंग रिपोर्ट होता है। 90% सोसाइटी में ये मैनेजिंग कमेटी वर्किंग रिपोर्ट नहीं बनाते, लेकिन ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो मैनेजिंग कमेटी 5 साल के लिए डीबार हो सकती है। इसका भी वर्णन सेक्शन 75 में दिया हुआ है। तो एजेंडा नेक्स्ट होता है टू अप्रूव द मैनेजिंग कमेटी वर्किंग रिपोर्ट फॉर पीरियड, लेटर से एग्जांपल के तौर पे 31/3/2022 तक। अगर आपका एजीएम आते दिनों में करना है तो ये साल डालना है। अब मैनेजिंग कमेटी वर्किंग रिपोर्ट में आपको क्या क्या लिखते हो? आप ये लिखते हो कि हमारी बिल्डिंग का इंश्योरेंस ठीक से हुआ है। वर्किंग रिपोर्ट का मतलब ये है कि मैंने जो 12 साल में जो मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग्स किया, मैंने उसमें क्या क्या काम किया वो मीटिंग में तो दर्ज है। उसी का कंसाइज समरी मैनेजिंग कमेटी वर्किंग रिपोर्ट में आता है। इसको साइन कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन कर सकता है। ठीक है, हमने गार्डन का प्रॉपरली किया हुआ है, हमने सैलरीज प्रॉपर दिया हुआ है, हमने जीएसटी का कंप्लायंसेस किया हुआ है, हमने इनकम टैक्स का कंप्लायंसेस किया हुआ है, हमारी लिफ्ट ठीक से चल रही है, हमने पानी का बिल ठीक से भर दिया हुआ है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारे आपको चीजें मैनेजिंग कमेटी वर्किंग रिपोर्ट में दर्शाना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। आपका कलेक्शंस कितने आए हुए हैं, आपके डिफॉल्टर्स कितने हैं, वगैरह वगैरह। इट इज वेरी सिंपल एक्चुअली, बट लोग को करना चाहिए। उसके बाद में सेक्शन 75 के अनुसार एक दूसरा एजेंडा मैंडेटरी है, टू डिस्कस एंड अप्रूव बजट प्रोजेक्शंस फॉर फोर्थ कमिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब अभी 21-22 का फाइनेंशियल ईयर अभी बंद नहीं हुआ, इसके लिए इस पर्टिकुलर साल का प्रोजेक्टेड बजट रिपोर्ट आपको बनाना है कि भाई 20-21 में मैंने कितना मेरा खर्चा हुआ। साइमल्टेनियसली आपको प्रोजेक्शन बनाना है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का। उस पर चर्चा होगी क्योंकि हमने एजेंडा में लिखा है टू डिस्कस एंड अप्रूव। मतलब अगर डिस्कस का वर्ड यूज किया हुआ है तो चर्चा होगी। उसमें लोग ये चर्चा करेंगे कि ये बजट में इतना खर्चा क्यों हुआ, प्रोजेक्शन में इतना क्यों एक्सेस लगा रहे हो आप, वगैरह वगैरह। आई विल रिक्वेस्ट ऑल मेंबर्स टू म्यूट देयर माइक्रोफोन्स। डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन्स प्लीज। मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज म्यूट देयर माइक्रोफोन्स। ओके, मीटिंग में डिस्टरबेंस ना करें प्लीज, क्योंकि बाकी लोग भी सुन रहे हैं, उनको भी तकलीफ हो रही है, रिकॉर्डिंग में भी तकलीफ होगी। मेंबर से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन्स, अपना माइक्रोफोन म्यूट पे करिए। उसके बाद में बजट प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि आपका पिछले साल में जो बैलेंस शीट का साल है उसमें कितने खर्चे हुए 20-21 के साल में, फाइनेंशियल ईयर 20-21, और आते हुए साल 21-22 में आपका प्रोजेक्शन क्या है। अगर प्रोजेक्शन में आप ये लिखते हो कि आपके पास सरप्लस फंड्स है तो आप मंथली मेंटेनेंस चार्जेस इंक्रीज नहीं कर सकते। आपको मंथली मेंटेनेंस चार्जेस इंक्रीज करना है तो मंथली मेंटेनेंस चार्जेस जो इंक्रीज होता है वो बजट प्रोजेक्शन शीट के बेसिस पे ही हो सकता है। उसके बगैर इंक्रीजिंग मंथली मेंटेनेंस चार्जेस इज इलीगल। क्योंकि अगर आपके पास सरप्लस पड़ा हुआ है तो आपको मंथली मेंटेनेंस सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्जेस इंक्रीज करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। दिस इज द डिसीजन ऑफ द जनरल बॉडी कि बजट प्रोजेक्शन को स्टडी करो और फिर इंक्रीज या डिक्रीज की बातें करें।
तो बजट प्रोजेक्शन को सैंक्शन करना है, अप्रूव करना है, और अगर उसी के बेस पे आपका एक एजेंडा है टू इंक्रीज द सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्जेस फ्रॉम सो एंड सो डेट बेस्ड ऑन द बजट प्रोजेक्शन, ये आपका एक एजेंडा आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट एजेंडा जो सेक्शन 75 के अंदर में स्टैट्यूटरी और मैंडेटरी है, वो ये है टू वेलकम न्यू मेंबर्स एज ट्रांसफर्ड अप टू, लेट अस से उदाहरण के तौर पे 31 जनवरी 2022 तक, अगर आपका एजीएम अभी आप करने वाले हो तो एक एजेंडा है टू वेलकम न्यू मेंबर्स एज ट्रांसफर्ड अप टू 31/3/22। रिमेंबर, इसमें डिस्कशन नहीं होना है, इसमें अप्रूवल भी नहीं होना है, क्योंकि डिस्कशन और अप्रूवल मेंबरशिप के रिलेटेड, ट्रांसफर फाइल्स के रिलेटेड का अधिकार जो है वो सिर्फ गवर्निंग बॉडी या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को ही है, जो है मैनेजिंग कमेटी। आप ट्रांसफर की फाइल्स जनरल बॉडी में स्क्रूटिनी नहीं कर सकते, आप डिस्कस भी नहीं कर सकते, आप उसको रिफ्यूज भी नहीं कर सकते कि इस मेंबर को मेंबरशिप दो या नहीं दो। इसका सिर्फ दायित्व जो है वो सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी। तो आप ये वाले एजेंडा में सिर्फ आप वेलकम करोगे कि अनिल शर्मा यू आर वेलकम टू द मैनेजिंग द सोसाइटी, ये वेलकम वो वेलकम, ताली बजा के स्वागत किया, बात खत्म हो गई। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आप वो करोगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट मैंडेटरी और स्टैट्यूटरी एजेंडा है वो है टू अपॉइंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन, जैसे अभी आपका एंडिंग होने वाला है 31/3/2022 को, तो आपको स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट करना है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन है? जो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के पैनल में रजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड स्टैट्यूटरी ऑडिटर को आप अपॉइंट नहीं कर सकते। और उसी एजेंडा में आपको लिखना है टू अप्रूव हिज ऑडिट फीस। आपको सभी को ये पता ही होगा कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर का ऑडिट फीस 100 रुपीज पर मेंबर पर ईयर बेसिस पे, और ये जरूरी है कि वो रजिस्ट्रार के पैनल में होना ही होना चाहिए। अगर आप मुंबई के हैं तो आपका जो पैनल है वो मुंबई के पैनल वाले को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। आप पुणे के पैनल या इस पैनल या उस पैनल के लोगों को स्टैट्यूटरी ऑडिटर आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है तो भी उसको पैनल ऑफ कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार में एम्पैनल होना जरूरी है, तो ही वो सेलेक्ट हो सकता है। ये सिलेक्शन का अधिकार जनरल बॉडी को है। आप प्रपोज कर सकते हैं कि मैं अनिल को प्रपोज करता हूँ एज ऑडिटर, दूसरा बोलता है मैं सुनील को करता हूँ, तीसरा बोलता है मैं सुरेश को करता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। जनरल बॉडी का डिसीजन इस पर फाइनल होगा। जनरल बॉडी कैन ऑल्सो से मैनेजिंग कमेटी को कि ठीक है, आप अपना पैनल में देख के कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर आप अपॉइंट कर लो। ये अधिकार आप सेक्शन 72 के अंडर में, जो जनरल बॉडी का सुप्रीम अथॉरिटी है, आप मैनेजिंग कमेटी को भी दे सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि उस ऑडिटर उसी मीटिंग में सेलेक्ट करो, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 4 ग्रुप ने अगर अलग अलग ऑडिटर का नाम प्रपोज किया हुआ है तो या तो वोटिंग होगी उस पर, या तो अधिकार मैनेजिंग कमेटी को दिया जा सकता है। टिपिकली आखिरी एजेंडा जो होता है, इसके पहले आप और भी एजेंडास डाल सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यू कैन पुट एन एजेंडा टू इंक्रीज योर मेंटेनेंस चार्जेस, टू डिस्कस सिविल रिपेयर फंड्स, सिविल रिपेयरिंग, टू डिस्कस अमेंडमेंट ऑफ बायलॉज, टू डिस्कस रीडेवलपमेंट, टू डिस्कस कन्वेंस, डीम्ड कन्वेंस, वगैरह वगैरह वगैरह, कोई भी डाल सकते हो। आपका आखिरी एजेंडा ऐसा होगा टू कंसिडर एनी अदर मैटर to be brought before the general body only with the permission of the chair, except those that require proper 14 days prior notice. कोई फाइनेंशियल इश्यू है तो आप जनरल बॉडी उस इश्यू को इस एजेंडा के अंडर में नहीं बुला सकती, क्योंकि उसको प्रॉपर डेलिब्रेशन करना है, उसका प्रोजेक्शंस बनाना है, तो उसको प्रॉपर 14 डेज का नोटिस होना जरूरी है। लेकिन कोई छुट्टा पुट्टा मैटर है, मराठी में जिसको बोलते हैं किरकोल मैटर है, तो आप वो जनरल बॉडी का कोई भी मेंबर उठ के चेयरमैन के परमिशन से वो मैटर सामने ले सकता है। चेयरमैन के अधिकार में है या प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अधिकार में है वो वाला पर्टिकुलर एजेंडा अलाउ करूं या नहीं करूं। ओके, अभी कुछ नोट्स होते हैं एजीएम के लिए। जैसे आपने एजीएम बुलाया, मानो 10 बजे का एजीएम रखा है आपने, अगर 10 बजे आपका प्रॉपर कोरम नहीं है, अगर किसी कारणवश, कोरम का मतलब मिनिमम 20 मेंबर्स नहीं अवेलेबल हैं, तो चेयरमैन और या तो प्रिसाइडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग के अधिकार में है कि
मीटिंग को आधा घंटा एडजर्न कर दे। एडजर्न कर दे मीन्स पोस्टपोन कर दे। तो आधे घंटे के बाद में अगर 10 का मीटिंग है तो 10:30 बजे उसी दिन उसी प्लेस में बुलाया जाएगा, और वो ये भी घोषित करेगा कि अगर उस एडजर्न मीटिंग में, वो एडजर्नमेंट का जो समय है 30 मिनट का, उसमें आप चाय पानी नाश्ता पानी वगैरह वगैरह जो भी है, मिसलेनियस चर्चा वगैरह, वो सारी की सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो उस एडजर्न मीटिंग में बाकी जो भी मेंबर्स प्रेजेंट होंगे एडजर्न मीटिंग के समय पे, तो समझो मानो 5 ही लोग प्रेजेंट है, 500 मेंबर की सोसाइटी है लेकिन सिर्फ 5 ही लोग प्रेजेंट है, तो चेयरमैन या प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अधिकार में यह है कि वो डायरेक्ट करे कि मैं मीटिंग प्रोसीड करने का घोषित करता हूं, और उस मीटिंग में जो भी रेजोल्यूशंस पास होंगे वो बाकी एब्सेंटी मेंबर्स के ऊपर भी लागू होंगे। आपके एक पॉइंट में आप ये भी लिख सकते हो नोट्स में कि सिर्फ और सिर्फ बोनाफाइड मेंबर ही पर फ्लैट अलाउ करेगा जो अटेंड करेगा। जैसे एक फ्लैट में 4 मेंबर हैं, 4 ओनर हैं, उसमें से कोई भी एक आ सकता है, टिपिकली प्राइमरी मेंबर ही आ सकता है। और अगर दूसरा मेंबर आना है तो सोसाइटी ऑफिस में 2-3 दिन पहले एक लेटर दे दो कि मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरा सेकंड ज्वाइंट मेंबर आएगा, मेरा थर्ड ज्वाइंट मेंबर आएगा, जो भी कुछ है, और उसको अधिकार देता हूं प्रपोज करने का रेजोल्यूशन, सेकंड करने का रेजोल्यूशन, या वोट करने का उस रेजोल्यूशन पे मीटिंग के दौरान। आप ये भी बोल सकते हो कि जो भी मेंबर आएगा, जैसे कि बड़ी सोसाइटी है, 600 मेंबर की सोसाइटी है, कोई टिपिकली हार्डली एक दूसरे को कोई पहचानता है उस समय, लेकिन मीटिंग में कोई भी आ जाता है, तो आप ये देख सकते हो कि आपके जो आई रजिस्टर में जो नाम है उसको बोल सकते हो कि ठीक है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ दे दो या प्रूफ ऑफ मेंबरशिप दे दो, तो हम आपको मीटिंग में अलाउ करेंगे। मीटिंग में टिपिकली एक साथ कई मेंबर बोल लेते हैं, जो कि गैर कानूनी है, क्योंकि मीटिंग डिस्टर्ब करने का इल्जाम होता है उस पर। इसके लिए मेंबर को ये बोलना चाहिए, चेयरमैन को कंट्रोल करना चाहिए मीटिंग को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, कि मैं सिर्फ एक मेंबर को एक समय में बोलने का अधिकार दूं। और अगर कोई चेयरमैन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता या इज्जत नहीं कर सकता या मीटिंग का उल्लंघन करता है, तो चेयरमैन के अधिकार में है कि उस मेंबर को मीटिंग से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि ही इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द मीटिंग, उसको ये अधिकार प्राप्त है। एजीएम मीटिंग के दौरान अगर कोई इंडिविजुअल मेंबर बोलता है कि ये मेरा ग्रीवेंस लेटर है, ये मेरा कंप्लेंट लेटर है, या करस्पॉन्डेंट, इसको रीड किया जाए या एजीएम के दौरान रिकॉर्ड किया जाए, तो ये गैर कानूनी है, ये अलाउ नहीं करना चाहिए। जब आप नोटिस एजेंडा मेंबरों को भेजते हो, जैसे आपका मीटिंग है मानो 31/3/2022, तो 15 दिन पहले आपको नोटिस एजेंडा बनाना है, उसके साथ में आपको अटैच करना है बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो, और सारे मेंबरों को फिजिकल कॉपी भेजना है या तो ईमेल कॉपी भेजना है अगर सैंक्शन है पिछले कोई जनरल बॉडी मीटिंग्स में या बायलॉज में अमेंडेड है। तो कई सोसाइटी में आजकल वो सोसाइटी एप्स भी आए हुए हैं, जैसे अड्डा टाइप का है या सोसाइटी हाइव है या वगैरह वगैरह, तो उसके थ्रू भी भेज सकते हो। नोटिस एजेंडा के साथ में आपको क्या क्या अटैच करना है, आपको अटैच करना है कंपल्सरीली पूरा बैलेंस शीट का सेट अलॉन्ग विथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, शेड्यूल्स जितने भी हैं, अगर भले वो 2 पेज का है या 200 पेज का है, सारे अटैच करने हैं। ऑडिट रिपोर्ट भले वो 1 पेज का हो या 50 पेज का हो, उस फाइनेंशियल ईयर का अटैच करना है। साथ में अटैच करना है ओ फॉर्म, यानी ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट पिछले साल का। अगर आपने इसके साथ में अटैच करना है मैनेजिंग कमेटी वर्किंग रिपोर्ट, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, और इसके साथ में अटैच करना है अगर आपने आपके सोसाइटी में इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया हुआ है तो उसका कंसाइज समरी और रिपोर्ट अटैच कर। तो ये तो अटैचमेंट्स की बातें हो गई। जैसे मैंने बताया कि ये सारे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं सेक्शन 75 के अंदर। आई विल जस्ट रिपीट फॉर योर बेनिफिट। एजीएम नोटिस शुड बी अटैच्ड विथ फुल सेट ऑफ बैलेंस शीट, फुल सेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट जिसको ओ फॉर्म बोलते हैं, मैनेजिंग कमिटी वर्किंग रिपोर्ट, बजट प्रोजेक्शन शीट, न्यू मेंबर ट्रांसफर लिस्ट, बायलॉ के अगर कोई अमेंडमेंट्स करने का प्रपोजल है आपके सोसाइटी में तो पूरा का पूरा अमेंडमेंट का सेट, ऑडिटर अपॉइंटमेंट का अगर कुछ प्रोविजन है या मैनेजिंग कमेटी सजेस्ट करती है कि ये 25 ऑडिटर का लिस्ट दे रहे हैं, इसमें से हम किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं वगैरह, this all has to be sent to all members via hard copy, via email, via society apps, पोस्ट भी कर सकते हो, पोस्टल सर्विस से भी कर सकते हो, कोरियर भी कर सकते हो। अगर हार्ड कॉपी के अलावा और कोई तरीके से आप
भेजने का सोचते हो तो ये सारे चीजें पिछले जनरल बॉडी के कोई एक रेजोल्यूशन में दर्ज होने चाहिए, सैंक्शन होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए, और ये सारे बायलॉज में एमेंडेड होना चाहिए। अगर बायलॉज में एमेंडेड नहीं है ईमेल, सोसाइटी एप्स, तो आप उस चीज को यूज नहीं कर पाओगे। आपको ये भी बता दें कि अगर आपने समय पे आपका एजीएम कंडक्ट नहीं किया, अगर आपने समय पे एजीएम कंडक्ट नहीं किया, या ये जो ऊपर के मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, ऑडिट फॉर्म, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, एमसी वर्किंग रिपोर्ट, बजट प्रोजेक्शन शीट वगैरह वगैरह वगैरह, अगर आपने ये सारे मेंबरों को नहीं दिया हुआ है, या इस चीज को डिस्कस नहीं किया हुआ है, या इसके रिजोल्यूशंस रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, then the managing committee can be disqualified and debarred for 5 years from managing committee positions। आपको फिर से समझा दें, बता दें कि आपने सेक्शन 75 का अगर कंप्लायंसेस नहीं किया हुआ है, सेक्शन 75 में सारा लिखा हुआ है, या अगर सेक्शन नहीं समझ में आता है तो बायलॉ नंबर 93, 94, 95 में देख लीजिएगा, उसमें भी लगभग काफी चीजें सिमिलर लिखी हुई है जो सेक्शन में लिखा हुआ है। तो अगर वो कंप्लायंसेस नहीं किया हुआ है तो मैनेजिंग कमेटी को डिबार करने का आप अर्जी दे सकते हो। कई सोसाइटी में होते हैं और होता रहता है। मैनेजिंग कमेटी बोलती है कि मैंने तो नोटिस सबको भेज दिया हुआ है, या मिनट्स भी सबको भेज दिया हुआ है। मैनेजिंग कमेटी का जब नोटिस एजेंडा आप सर्कुलेट करते हो तो आपको उसका एक्नॉलेजमेंट शीट लेना कंपलसरी है, आपको वो परमानेंटली प्रिजर्व करना है, क्योंकि जब भी कभी डिस्प्यूट होने वाला है कोर्ट में तो वही शीट को प्रोड्यूस करना है कि मैंने मैनेजिंग कमेटी मीटिंग किया था, या मैंने एजीएम का मीटिंग का सारा डिस्ट्रीब्यूट किया था। मेंबर बोल सकता है मैंने एजीएम का मीटिंग अटेंड किया था, वगैरह वगैरह। और ये जो एक्नॉलेजमेंट शीट है नोटिस का भी, और जब आप मिनट्स बांटेंगे उसका भी, उसके सोसाइटी के रिकॉर्ड में परमानेंटली प्रिजर्व करना है। दिस इज हाईली यूजफुल ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ डिस्प्यूट रीचिंग कोर्ट्स। बायलॉज के हिसाब से आपका नोटिस का पीरियड जो है 14 दिन का है, पर क्लियर डेज। इसका मतलब अगर आपके नोटिस का तारीख है 1 तारीख, तो आप मीटिंग कर सकोगे 15 या 16 या 17 या उसके बाद में कोई भी तारीख को। एजीएम का नोटिस पीरियड जो है वो बायलॉ में प्रिस्क्राइब्ड है, पर ये एक्ट और रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप ये नोटिस पीरियड बायलॉज को अमेंड करके आप चेंज कर सकते। आई विल जस्ट रिपीट कि नोटिस पीरियड बायलॉज में लिखा हुआ है, इसके लिए बायलॉज अमेंडेबल है, अमेंड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो आप ये बायलॉज को अमेंड करके नोटिस का पीरियड 7 दिन का भी कर सकते हो, 21 दिन का भी कर सकते हो, और 30 दिन का भी कर सकते हो। बायलॉज अमेंडमेंट का प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, बट वो आप कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि बायलॉज अमेंड करने के लिए नोटिस एजेंडा डालना जरूरी है। रेजोल्यूशन जब पास किया तो उसके 2 महीने के अंदर बायलॉज की कॉपी वगैरह रूल 13 के अनुसार, सेक्शन 13 रूल 12 के हिसाब से डेप्यूटी रजिस्ट्रार को देना है 4 कॉपी अमेंड करने के लिए। वहां से जब अप्रूवल का स्टैंप लग के आएगा तभी जाके वो बायलॉज इन्फोर्सेबल होता है। अभी ये एक और बहुत मजेदार चीज आपको बताता हूँ मैं। लोग पूछते हैं कि ऑनलाइन ले सकते हैं क्या, मैनेजिंग कमेटी को अधिकार है क्या ऑनलाइन लेने का, वगैरह वगैरह, या डिपार्टमेंट का परमिशन लेने की जरूरत है क्या, डिपार्टमेंट मीन्स कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, या डिप्यूटी रजिस्ट्रार के परमिशन की जरूरत है क्या, वगैरह वगैरह। आपको ये बता दें कि सेक्शन 227 के अंडर में एमसीएस एक्ट, सोसाइटी इज डिक्लेयर्ड एज ए ऑटोनोमस फंक्शनिंग बॉडी। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये भी बताया कि मैनेजिंग कमेटी के अधिकार में है कि एजीएम कौन सी तारीख को लेना है, उसमें जनरल बॉडी का कोई कहना नहीं हो सकता। जनरल बॉडी ये नहीं बोल सकती है कि इस तारीख को लो या उस तारीख को लो। सो तारीख और जगह इसका तय करने का अधिकार और टाइम, वक्त, ये किसको है? ये सिर्फ और सिर्फ जनरल बॉडी को है, मैनेजिंग कमेटी को, नॉट जनरल बॉडी, आई एम सॉरी। और ये अधिकार कौन से सेक्शन में लिखा है? सेक्शन 2(27) में लिखा हुआ, और दूसरा एक सेक्शन है 73(1) में लिखा हुआ है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया एक और भी सेक्शन उसके अंदर है 154(b)(9) के अंदर भी लिखा हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एजीएम को ऑनलाइन कंडक्ट करना है पेंडेमिक पीरियड में, मतलब अभी कोरोना काल में, कोविड के टाइम पे, या नॉन कोविड के टाइम पे भी, कभी भी, तो इसका सोल डिस्क्रेशन टू डिसाइड द वेन्यू। सो
date, time or place of AGM can be decided only and only by the managing committee, who has the sole authority because they are the sole administrative and governing body of the society. ऑनलाइन लेने के लिए किसी भी सर्कुलर की आवश्यकता नहीं है बिकॉज सोसाइटी इज एन ऑटोनोमस फंक्शनिंग बॉडी. इसका अधिकार मैनेजिंग कमेटी को. So there is no need for any permission to hold online meeting or offline meeting from the general body or from the deputy registrar or from the cooperative department. More so specifically, since CHS is declared as an autonomous functioning body under section 2(27). मैंने आपको कोरम वगैरह का तो सारा कुछ बता ही दिया ऑलरेडी. जो चेयरमैन या मीटिंग का जो प्रेसिडेंट है, ही इज अ न्यूट्रल बॉडी. उसको खुद का वोट करने का अधिकार नहीं है. आपको ये बहुत सुन के आश्चर्य होगा कि चेयरमैन को, जो कि मेंबर है सोसाइटी का, लेकिन अगर वो मीटिंग में प्रिसाइड करता है तो उसको वोटिंग का अधिकार खत्म हो जाता है बिकॉज ही इज सपोज टू बी ए न्यूट्रल अथॉरिटी. हाउएवर, अगर मीटिंग के दौरान किसी एजेंडा पे वोटिंग होता है तो मानो मीटिंग में 40 लोग बैठे हुए हैं और यस बोलने वाले 20 लोग हैं और नो बोलने वाले भी 20 लोग हैं, जिसको हम टिपिकली बोलते हैं कि वोटिंग में टाई हो गया, बंद गया. तो उस समय ये न्यूट्रल अथॉरिटी अपना कास्टिंग वोट, वेटो वोट बोलते हैं जिसको, VETO, वेटो वोट पावर यूज करके वो किसी भी पक्ष में अपना वोट देके एजेंडा पूरा कर सकते. तो आई विल जस्ट रिपीट, चेयरमैन या प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग इज ए न्यूट्रल अथॉरिटी और उसको खुद का वोटिंग करने का अधिकार नहीं है. उसको अधिकार अपना वेटो वोट का जो है वो सिर्फ और सिर्फ एजेंडा के वोटिंग के टाई के समय, बंदिश के समय वो यूज कर सकता है. एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको समझना चाहिए, कई सोसाइटीज ऐसे करते हैं कि रेजोल्यूशन पास हो, उसमें कोई प्रपोजर नहीं है, उसमें कोई सेकेंडर भी नहीं है. मतलब कैसा होना चाहिए कि हर एजेंडा पे एक नेगेटिव या पॉजिटिव रेजोल्यूशन होना कंपलसरी है. आई विल रिक्वेस्ट ऑल मेंबर्स once again repeatedly to keep their microphones on mute. It is causing disturbance to other members. और रिकॉर्डिंग में भी तकलीफ हो रही है सर. ये रिकॉर्डिंग आप बाद में भी देख सकते हो. प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है अपने माइक्रोफोन्स को म्यूट पे रखें. ईच एजेंडा, जितने भी मैंने एजेंडा आपको ऊपर पढ़ाए हैं और भी कोई एजेंडा आप जो जोड़ना चाहते हो, so each agenda must have a negative or a positive resolution to be proposed and seconded by one of the attendee general body members and passed accordingly. जैसे हम बोलते हैं ना, passed unanimously, passed with objections by so and so, so and so, so and so, passed objection by member number 1, member number 2 वगैरह वगैरह. तो हर एजेंडा को जब भी आप डिस्कस करोगे, मिनट करोगे, तो उसमें ये लिखना जरूरी है कि प्रपोज्ड बाय मिस्टर अनिल शर्मा, फ्लैट नंबर ब्रैकेट में लिखोगे ताकि ये पता चले कि अनिल शर्मा उस फ्लैट का धारक है. सेकेंडेड बाय सुरेश वर्मा, पास्ट या नॉन पास्ट वगैरह वगैरह. अगर एजेंडा नेगेटिव में भी है तो भी प्रपोज करना जरूरी है कि ये एजेंडा फेल करते हैं, प्रपोज्ड बाय सो एंड सो, seconded by so and so. If the agenda is not proposed and seconded and passed by one of the attendee GB members, and the resolution is null and void during times of dispute reaching courts. अगर मानो आपके मिनट्स को चैलेंज किया किसी ने, तो कोऑपरेटिव कोड ये देखता है कि उस एजेंडा को किसने प्रपोज किया, किसने सेकंड किया, और उसी मेंबर को एज विटनेस क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे बुलाया जाएगा कंफर्म करने के लिए कि ये एजेंडा नेगेटिव था या पॉजिटिव था, प्रपोज हुआ भी था या नहीं भी हुआ था, वगैरह वगैरह. अगर आप ऐसे लिखे होंगे कि रेजोल्यूशन इज पास्ड, तो कोऑपरेटिव कोर्ट या डिस्प्यूट के टाइम पे सारे अटेंडी जनरल बॉडी मेंबर्स को नहीं बुला सकते, लेकिन प्रपोजर को कंफर्मेशन के लिए या क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाएंगे, सेकेंडर को भी बुलाएंगे. सो ऑल दिस थिंग्स आर नेसेसरी. आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि कई सोसाइटीज एक रेजोल्यूशन को एक हिस्ट्री की तरह, एक ऐसे की तरह, एक स्टोरी की तरह लिखते हैं. इसने ये बोला, त्यांनी ते सांगितला, दिस पर्सन हैज सेड दिस थिंग, दैट थिंग, वगैरह वगैरह. डिस्कशंस नोट नहीं किया जाता है रेजोल्यूशंस में. रेजोल्यूशंस हैज टू बी शॉर्ट, कंसाइज, and individual members' comments
or opinions or arguments should not be recorded. Because why? Since this causes gross hurdles, difficulties आती है जब कभी रेजोल्यूशन डिस्प्यूट में जाता है कोर्ट्स में या डिप्यूटी रजिस्ट्रार के पास में। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, तो शॉर्ट एंड स्वीट करना है। डिस्कस्ड एंड डिसाइडेड that the maintenance charges will be increased by ₹200 based on the budget projection sheet proposed by so and so, seconded by so and so. अब उस रेजोल्यूशन एजेंडा को डिस्कस करने के लिए अगर आपने 15 मिनट लिया हुआ है तो उसका ट्रांसक्रिप्ट आप रेजोल्यूशन में नहीं उतार सकते 15 मिनट का। आपको ये भी जानकारी मैं बता दूं कि जो भी जनरल बॉडी का मीटिंग आप कंडक्ट करते हो, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने 2010 में वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रोविजन दिया हुआ है। आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि जनरल बॉडी का परमिशन, मैनेजिंग कमेटी का परमिशन लेना, मैनेजिंग कमेटी को ही रिकॉर्ड करना है। अगर कोई इंडिविजुअल चाहता है कि मैं रिकॉर्ड करूं, वो भी कर सकता है। अगर ऑब्जेक्शन का आभास है, प्रिजम्पशन है, प्रियम्पशन है, तो आप डेप्यूटी रजिस्ट्रार से परमिशन भी लेके आ सकते हैं। टिपिकली आजकल हर सोसाइटी में जनरल बॉडी मीटिंग को वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है। जब आप ये वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो ये भी चीजें आपको हेल्प करती है डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में। कई सोसाइटी को कंप्लेंट, आप खुद जानते हो कि मेंबर्स बोलते हैं हमने ये चर्चा किया था लेकिन रिकॉर्ड और ही कुछ हुआ है, तो वो भी कट आउट हो जाता है। उसमें ये भी पता चल जाता है कि मैनेजिंग कमेटी बदमाशी कर रही है या जनरल बॉडी के मेंबर्स बदमाशी कर रहे हैं। आपको ये भी पता होगा, आपको तजुर्बा भी होगा कि जनरल बॉडी की मीटिंग में भी जनरल बॉडी के खुद के मेंबर्स शोर करते हैं, भड़ास निकालते हैं। पूरा साल मिले नहीं है, आए तो शोर करना है, सभी मेंबरों के ऊपर दादागिरी करना है, मैनेजिंग कमेटी के ऊपर भी दादागिरी करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। सेक्शन 72 क्या कहता है कि एजेंडा आइटम के ऊपर अगर कोई चर्चा हुई है तो उसका फाइनल अथॉरिटी, फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जनरल बॉडी को है। इन अदर वर्ड्स, जनरल बॉडी डिसीजन इज फाइनल ओनली ऑन द एजेंडा आइटम। एजेंडा आइटम में और कुछ लिखा हुआ है तो उस चीज के ऊपर चर्चा करना या डिसीजन देना जनरल बॉडी के अधिकार में नहीं है। आई विल रिपीट, अगर एजेंडा एक है टू इंक्रीज द मेंटेनेंस चार्जेस, तो उस पर जनरल बॉडी का डिसीजन फाइनल है, मैनेजिंग कमेटी उस पर डिसीजन नहीं ले सकता है। लेकिन अगर नोटिस में 5 एजेंडा के अलावा छठा एजेंडा है ही नहीं और जनरल बॉडी ये बोलती है कि नहीं हम ये एजेंडा लेके आते हैं, हमारा अधिकार है 72 में अधिकार नहीं दिया हुआ है, 72 सेक्शन 72 में ये अधिकार दिया हुआ है कि मीटिंग के दौरान एजेंडा का जो आइटम है उसी पे डिसीजन फाइनल हो सकता है, बाकी जनरल बॉडी का अधिकार कुछ भी नहीं है मीटिंग में। डिफॉल्टर, सोसाइटी में डिफॉल्टर्स होते हैं, आपके ऑडिट रिपोर्ट बैलेंस शीट के साथ में, सेट के साथ में एक डिफॉल्टर का लिस्ट भी दिया जाता है, क्रेडिटर्स और डेब्टर्स को भी। अगर डिफॉल्टर पे कोई एक्शन लेना है तो एजीएम नोटिस के अंदर उस पर्टिकुलर चीज का एजेंडा होना चाहिए, टू डिस्कस एंड डिसाइड टू टेक लीगल एक्शन और फाइल रिकवरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट डिफॉल्टर्स ऑफ द सोसाइटी। उस समय जनरल बॉडी का डिसीजन यस और नो में फाइनल होता है। अगर जनरल बॉडी ने बोला कि इस डिफॉल्टर के ऊपर एक्शन नहीं लेना है या वेट करना है या ग्रीवेंस कमेटी बनाओ 3 मेंबर की या 5 मेंबर की, जो डिफॉल्टर्स के पास में जाके प्यार से बात करेंगे, उनको पटाएंगे, परसुएड करेंगे, मनाएंगे कि बच्चे थोड़ा थोड़ा भर दो, चलो आपका 1 लाख रुपए का ड्यू है सर, आप 2-2 हजार रुपए का तो भरना तो शुरू करो, धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये भी डिसीजन आप ले सकते हो स्पेशल कमेटी का। अगर जनरल बॉडी ने डिसाइड किया कि इस पे यस एक्शन लेना है तो उसको रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड करना है, साथ में ये भी रिकॉर्ड करना है कि रिकवरी प्रोसीडिंग्स के समय लीगल एक्सपेंडिचर्स जो भी होगा, लीगल फीस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लीगल एक्सपेंडिचर जो भी होगा वो सारे मेंबर्स इक्वली शेयर करेंगे। लीगल एक्सपेंडिचर उस पर्टिकुलर रिकवरी केस पर उस पर्टिकुलर डिफॉल्टर के ऊपर नहीं लिया जा सकता है। यह हाई कोर्ट के डिसीजन भी है और कई डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने इस पे अपना ऑर्डर्स भी सुनाया हुआ है। इफ जनरल बॉडी डिसाइड्स that no recovery action on defaulters is to be taken, then that resolution should be duly recorded with a proposer and with a seconder
since in the event of failure to ultimately recover defaulter dues, अगर जनरल बॉडी ने यह तय किया है कि इस पे एक्शन नहीं लेने का है, तो भी वो रिजोल्यूशन को रिकॉर्ड करना जरूरी है। किसने प्रपोज किया है कि एक्शन नहीं लेना है, उसका भी नाम डालना है। किसने सेकंड किया है कि एक्शन नहीं लेना है, वो भी रिकॉर्ड करना है। और किसी ने ऑब्जेक्शंस किया तो उनके भी नाम रिकॉर्ड करने हैं। क्यों रिकॉर्ड करने हैं? कि किसी कारणवश उस डिफॉल्टर मेंबर का ड्यूज किसी कारणवश कभी भी रिकवर नहीं हो सकता है। तो जनरल बॉडी इज लायबल इन इक्वल फॉर एनी सच लॉसेस टू द सोसाइटी। तो सारे जनरल बॉडी के जितने भी मेंबर्स हैं, जनरल बॉडी का मतलब पूरे सोसाइटी के मेंबर्स सब हो गए। अटेंडी जनरल बॉडी मेंबर्स अलग हैं और सोसाइटी के टोटल मेंबर्स अलग हैं। तो इन केस में टोटल जनरल बॉडी मेंबर्स आर लायबल फॉर सच लॉसेस टू द सोसाइटी। और ये रेजोल्यूशन को ऑडिटर भी अपने ऑडिट रिपोर्ट में दर्शाना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए कि जनरल बॉडी का डिसीजन है कि इस पे एक्शन नहीं लेना है करके। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि पहले का सेक्शन था 101, अभी है शायद 154B29। सब सेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है 154B-29 सब सेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है कि अगर मैनेजिंग कमेटी एक्शन नहीं ले रही है रिकवरी के ऊपर, तो कोई भी साधारण मेंबर या कोई भी बाहर वाला भी, आपके सोसाइटी का मेंबर होने का मतलब नहीं है, कोई भी बाहर वाला भी, अनिल शर्मा जो तीसरे सोसाइटी में रहता है पुणे में, वो बॉम्बे के रजिस्ट्रार को लिख सकता है कि ये बैलेंस शीट है, इसमें डिफॉल्टेड मेंबर्स है, इस सोसाइटी में एमसीएस एक्ट के अंतर्गत कामकाज कार्यभार नहीं हो रहा है, इस डिफॉल्टर मेंबर पे सु मोटो कार्यवाही करो। क्योंकि 154B-29(2) में ये लिखा हुआ है कि डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास अधिकार है डिफॉल्टर मेंबर पे अपने तरफ से कार्यवाही करने का। अगर ये रेजोल्यूशन रिकॉर्ड नहीं करते हो, जब आप रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल करोगे, जब सोसाइटी रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल करेगी, तो ये जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन रिकवरी प्रोसीडिंग्स के साथ में लगाना कंपलसरी है, रूल है उस समय का। अगर आपने रेजोल्यूशन नहीं लगाया हुआ है तो आपका रिकवरी एप्लीकेशन, आपका मीन सोसाइटी का रिकवरी एप्लीकेशन विल फेल, इट विल बी डिसमिस्ड बिकॉज इट विल बी टर्म्ड एज लीगली नल एंड वॉइड। इस पर भी हाईकोर्ट के जजमेंट्स अवेलेबल हैं। कई बार ऐसा होता है कि सिविल रिपेयर फंड के लिए जनरल बॉडी में डिस्कशन हुआ कि चलो ठीक है, इस पे 5 लाख रुपए खर्चा करना है विद कंटेंजेंसी अमाउंट ऑफ 10% ओवर एंड अबाउ दैट, मतलब 5 लाख प्लस 10% मतलब 50,000। मैनेजिंग कमेटी जो जनरल बॉडी में सैंक्शन हुआ है उसके अलावा और कोई भी रकम खर्चा नहीं कर सकती है। अगर खर्चा करती भी है तो या तो स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाओ और किसी दिन, और अगर खर्चा कर दिया है तो मैनेजिंग कमेटी बिकम्स लायबल फॉर दैट पर्टिकुलर अमाउंट, क्योंकि उसे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स कहा जाता है। उसमें भी कई लेकुनाज है, कई फंडेज हैं वगैरह वगैरह। इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड एन ओरिजिनल rubber stamp certified copies of the AGM notice, agenda and minutes also। AGM minutes को सिर्फ जेरोक्स कॉपी हर मेंबर को नहीं बांटना है, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको रबर स्टैम्प, ओरिजिनल रबर स्टैम्प हर पन्ने पे लगाना है और सारे मेंबरों को देना है बिफोर एंड ऑफ 90 days फ्रॉम द AGM मीटिंग। द मीटिंग विल बी वीडियो रिकॉर्डेड और आपके AGM आप जूम मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हो वाया जूम, वाया गूगल मीट, जैसे अभी हम गूगल मीट में कर रहे हैं, या और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप कर सकते हो। एक पॉइंट और भी है एजीएम रिलेटेड। इट इज मैंडेटरी टू फाइल ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट, जिसको टिपिकली ओ फॉर्म बोलते हैं। सेक्शन 75 व 82 में लिखा हुआ है, बिफोर द डेप्यूटी रजिस्ट्रार विदिन 60 days फ्रॉम डेट ऑफ एजीएम। एजीएम खत्म हुआ, 60 days में ये ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट फाइल करो, ऑडिटर का सिग्नेचर लो, सेक्रेटरी का सिग्नेचर लो, डीआर के ऑफिस में फाइल करो। यही ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट आते वाले साल के एजीएम में आपको फाइल करना है और सारे मेंबरों को देना है। कई सोसाइटियों में ऐसा होता है कि डिफॉल्टर है, उसको मीटिंग अटेंड नहीं करने देने का, ये गलत है। डिफॉल्टर मेंबर्स, जो भी डिफॉल्टर है, मतलब जिसने सोसाइटी का पैसा नहीं, उसको सारे के सारे मेंबरशिप राइट्स एक्सरसाइज करने का लीगल हक है। अगर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने अगर ये कोई निर्देश लेटर
या रिकमेंडेशन लेटर इश्यू किया है तो वो गैर कानूनी है। डिफॉल्टर मेंबर्स हैव ऑल द मेंबरशिप राइट्स एक्सेप्ट फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस। वो वोट भी कर सकता है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता है। डिफॉल्टर मेंबर का कोई भी अधिकार, कोई भी राइट्स कैन नॉट बी स्टॉप्ड और रिस्ट्रिक्टेड। कई मेंबर बोलते हैं कि डिफॉल्टर है उसका पानी बंद कर दो, उसका बिजली बंद कर दो, उसको ये कचरा कर दो, कचरा उठाना बंद कर दो, ये सर्विस बंद कर दो। क्रिमिनल ऑफेंस भी है एंड इट इज एन ऑफेंस अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑल्सो। ऐसे डिफॉल्टर मेंबर के पास ऑप्शन बचता है, कोई भी मेंबर हो, डिफॉल्टर हो या ना मेंबर हो, कोई भी तकलीफ है इस एज जनरल बॉडी को लेके, मीटिंग्स को लेके या और भी कुछ लेके, तो मेंबर्स हैव एन ऑप्शन टू फाइल ग्रीवियंस पिटिशन बिफोर द डेप्यूटी रजिस्ट्रार, बिफोर द कोऑपरेटिव कोर्ट और बिफोर द कंज्यूमर कोर्ट फॉर नॉन रिसिप्ट ऑफ जनरल बॉडी नोटिस एंड जनरल बॉडी मिनट्स। पूरा सेट देना है, नोटिस का मतलब पूरा सेट हो गया, नोटिस के साथ में एजेंडा, बैलेंस शीट का सेट, ऑडिटर रिपोर्ट का सेट वगैरह वगैरह वगैरह। कई सोसाइटियों में अनन फनन में गैर कानूनी कोई भी एजेंडा रेजोल्यूशन पास करते हैं। नो एजेंडा रेजोल्यूशन कैन बी पास्ड इन एनी जनरल बॉडी मीटिंग्स विच आर अगेंस्ट द लॉ, इंक्लूडिंग आप कोई भी पेनल्टी नहीं लगा सकते हो बॉक्स ग्रिल के लिए, या माइनर एनक्रोचमेंट्स कर लिया है, या टेनेंट शिफ्टिंग चार्जेस है, या रिस्ट्रिक्टिंग लिफ्ट टाइमिंग्स, ये सारे गैर कानूनी हैं। और नो एजेंडा कैन बी पास्ड अगेंस्ट द लॉ। लॉज का मतलब हो गया एमसीएस एक्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, बीएमसी एक्ट हो गया, एमआरटीपी एक्ट हो गया, फायर एक्ट हो गया, जीएसटी लॉज वगैरह वगैरह हो गए। आपको एक और मजेदार चीज बता देते हैं कि टिपिकली हर सोसाइटी में ये सोचा जाता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, अधिकारी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जनरल बॉडी मीटिंग में अटेंड करने का अधिकार नहीं है। बायलॉज में लिखा हुआ है कि आप बायलॉज अपना अटेंड कर सकते हो और पावर ऑफ अटॉर्नी को अलाउ कर सकते हो। मानो आप नहीं हो वहां पे, आपने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया, क्या वो अटेंड कर सकता है? ही कैन अटेंड प्रोवाइडेड वो पावर ऑफ अटॉर्नी आपके डेप्यूटी रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन करे एनेक्सिंग द पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड होना चाहिए, इसका ध्यान रहे, एसआरओ रजिस्टर्ड, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर्ड होना चाहिए। और वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो डेप्यूटी रजिस्ट्रार को कि मेरे को एजीएम का मीटिंग हेल्ड करना है, हमारा जो ओरिजिनल ओनर है वो बाहर है या वगैरह, या बीमार है या वगैरह वगैरह, और आप सोसाइटी को निर्देश दे, डायरेक्शन लेटर दे कि मुझे अलाउ किया जाए एजीएम अटेंड करने का। तो कोई भी व्यक्ति, परिवार का व्यक्ति हो या बाहर का व्यक्ति हो, वह आपका एजीएम मीटिंग अटेंड कर सकता है, प्रोवाइडेड आपका या तो बायलॉज में प्रोविजन हो या तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार अकॉर्डिंगली वैसा डायरेक्शन लेटर इश्यू करे सोसाइटी को। बेस्ड ऑन द डायरेक्शन लेटर ऑफ डेप्यूटी रजिस्ट्रार, द सोसाइटी विल बी कंपेल्ड, फोर्स्ड, कंपेल्ड का मतलब फोर्स, टू अलाउ दैट पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर टू अटेंड द एजीएम। और अगर एजीएम अटेंड करने का मतलब डेप्यूटी रजिस्ट्रार के निर्देश लेटर, डायरेक्शन लेटर के, और अगर उन्होंने फिर भी मना किया तो सोसाइटी मेंबर वुड फेस पेनल्टी और इवन डिस्क्वालिफिकेशन फॉर डिसओबीडियंस ऑफ डेप्यूटी रजिस्ट्रार्स ऑर्डर। कौन सा सेक्शन में डिसओबीडियंस का प्रोविजन है? 154B-27 में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एजीएम या मतलब जनरल बॉडी, एजीएम ले लो या एसजीएम ले लो, उसका जो रेजोल्यूशन है वो आप सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, सेक्शन 91 के अंडर में। सारे मेंबरों से फिर से निवेदन है कि अपने अपने माइक्रोफोन्स को म्यूट पे रखें। So any recorded minutes of general body can be challenged only and only in the cooperative court under section 91 of the MCS Act. Minutes of AGM or SGM, special general body meeting, cannot be challenged before deputy registrar or before the general body meetings. However, such minutes can be deleted or modified in next general body meeting by majority decision and resolution duly recorded. कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि जनरल बॉडी रेजोल्यूशन कैन नॉट बी रिवोक्ड। 6 महीने के, अभी समझो आपने 30 सितंबर को जनरल बॉडी किया और उसका एक रेजोल्यूशन पास किया 30 सितंबर को,
तो 6 महीना हुआ 30 मार्च तक। तो मार्च के पहले ये जनरल बॉडी रेजोल्यूशन आप रिवोक नहीं कर सकते हो, ऐसा बायलॉज में लिखा हुआ है, पर एक्ट और रूल्स में ये नहीं लिखा हुआ है। ओके, एक्ट और रूल्स विल ऑलवेज सुपरसीड द बायलॉज। अगर एक्ट ने कुछ बोला है और बायलॉज ने कुछ और बोला है, जैसे उदाहरण के तौर पे बायलॉज में ये लिखा हुआ है कि सर्टिफाइड कॉपीज के लिए 10 रुपए पर पेज भरना है, पर रूल 27 में ये लिखा हुआ है कि सर्टिफाइड कॉपीज के लिए सोसाइटी को जब मांगोगे आप तो सिर्फ 2 रुपए का प्रिस्क्रिप्शन है। तो जो रूल्स में लिखा है वही और वही फाइनल है। बायलॉज में जो 10 रुपए लिखा हुआ है, इट इज ऑल नॉनसेंस, इलीगल। ओके, तो सर्टन प्रोविजंस ऑफ द बायलॉज कैन बी टोटली केप्ट असाइड, सेट असाइड एंड डिसओबेड ऑल्सो। अब आप ये मत बोलिए कि डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने बायलॉज को अप्रूव करने के टाइम पे ये कैसे अप्रूव कर दिया। सर जी, ऐसा है कि डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास वक्त ही नहीं है ये सब देखने के लिए। जो रूल्स में लिखा हुआ है, जो एक्ट में लिखा हुआ है, वही फाइनल है। तो आपका जो जीबी का रेजोल्यूशन है उसको रिवोक कैसे कर सकते हैं? यूजिंग पैरामीटर्स अंडर सेक्शन 72 रेड विद सेक्शन 76। 72 में कैसा लिखा है? जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन डिसीजन फाइनल है। सेक्शन 676 में क्या लिखा है कि जनरल बॉडी रिक्वेजिशन दे सकता है कि इस मीटिंग को बुलाओ और ये रेजोल्यूशन को नल एंड वॉइड करो। ये उसके पहले भी किया जा सकता है, उसके पहले नहीं, अगले हफ्ते भी किया जा सकता है। सो एनी जनरल बॉडी रेजोल्यूशन कैन बी रिवोक्ड और मॉडिफाइड or quashed via a proper prior notice agenda and majority GB resolution even before 6 months under parameters of section 72 read with section 76। और बहुत से पॉइंट है, पर आई थिंक इट विल बी 1-2 घंटे और लग जाएंगे, और कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है लोगों के वो लेना जरूरी है मेरे समझ से। सो मुझे आप 1-2 मिनट दीजिए। अगर दोस्त ये चाहे, दोस्तों चाहे कि आपस में डिस्कस कर ले, तो 2 मिनट आप अपना अनम्यूट करके आप डिस्कस कर ले। आई जस्ट ओके, वी विल टेक अप द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैट बॉक्स। मिस्टर संजीव शाह का प्रश्न है कि कैन जीबी टेक ऑब्जेक्शन टू स्पेशल इनवाइटीज नॉट मेंशन्ड इन द एजीएम नोटिस। जैसे मैंने बताया कि जीबी का ऑब्जेक्शन सिर्फ और सिर्फ एजेंडा रिलेटेड ही हो सकता है, डिसीजन सिर्फ और सिर्फ एजेंडा रिलेटेड ही हो सकता है। स्पेशल इनवाइटी को इनवाइट करने के लिए आपके एजीएम के नोटिस में दर्ज करना जरूरी है, रिकॉर्ड करना जरूरी है, पर स्पर ऑफ द मोमेंट में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो चेयरमैन है मीटिंग का, वो उस समय अलाउ कर सकता है। इफ स्टिल देयर आर डिफिकल्टीज देन यू कैन टेक ए वोट ऑल्सो इन द जनरल बॉडी एंड प्रोसीड फर्दर। संजीव शाह का नेक्स्ट प्रश्न है, can any non-committee member answer other members queries, or only the MC member has to clarify the queries? सर, नॉन एमसी मेंबर्स को कोई अधिकार नहीं है जनरल बॉडी के टाइम पे। ही इज एन ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मेंबर अटेंडिंग द मिनट्स। एक क्वेश्चन बाय साहबकार भान, दैट इज बाय मिस्टर किशोर। सोसाइटी में 50 से ज्यादा मेंबर होंगे तो ऑनलाइन लेने का प्रावधान है, लेकिन मैनेजिंग कमेटी फिर भी हॉल में मीटिंग लेती है, तो परिपत्रक का मतलब क्या? जैसे मैंने बताया सर जी की तारीख और वक्त और जगह जनरल बॉडी मीटिंग का देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मैनेजिंग कमेटी को है, डिपार्टमेंट को भी नहीं है, क्योंकि सोसाइटी को सेक्शन 227 के अंडर में ऑटोनोमस फंक्शनिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है। डिपार्टमेंट ने जो ये दिया हुआ है, इट इज ओनली ए परिपत्रक है, ओनली ए रिकमेंडेशन लेटर। इट हैज गॉट नो लीगल वैल्यू। इफ द मैनेजिंग कमेटी डिसाइड्स ड्यूरिंग एन एमसी मीटिंग कि कहां लेना है, तो वही चीज फाइनल होता है। What if O form rectification report is not tabled in the AGM? Can we approve the balance sheet and income and expenditure account? This question is by Sanjeev Shah. Mr. Shah, ऐसा है कि O rectification report section 75 का मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर आपने टेबल नहीं किया हुआ है तो मैनेजिंग कमेटी को डिस्क्वालीफाई करने का भी
प्रोविजन है, आप रीड कर लीजिएगा उसके अंदर। और अगर फिर भी आगे बढ़ते हो तो मेजॉरिटी रेजोल्यूशन से बैलेंस शीट को डिसअप्रूव कर सकते हो या अप्रूव कर सकते हो, क्योंकि एजेंडा का आइटम रहेगा। रिमेंबर दैट बैलेंस शीट का जो आइटम है वो एजेंडा का आइटम है। मिस्टर एलेक्स नरोना का एक प्रश्न है, एमसी वर्किंग रिपोर्ट इज नॉट टेबल्ड, रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट नॉट टेबल्ड नॉर फाइल्ड विद द डेप्यूटी रजिस्ट्रार which is statutory. We have already discussed this thing. There is no question in it. There is a question by Aarti madam. Committee term expired in 2020 due to COVID. No AGM was conducted in 2020. This year's AGM was conducted in December 2021. However, no elections were taken or new committee. Madam, this question is not related to today's topic, so we will not be able to answer it. घनश्याम मकवाना साहब का क्वेश्चन है कि डू वाइस चेयरमैन, डेप्यूटी सेक्रेटरी हैव सेम राइट एज चेयरमैन सेक्रेटरी? प्लीज क्लियर दिस क्वेरी। डेप्यूटी सेक्रेटरी या वाइस चेयरमैन या जॉइंट सेक्रेटरी या जॉइंट ट्रेजरर्स, they are only say so posts. They do not have any statutory authority. They cannot sign on the balance sheet. They cannot sign on the notice agenda, neither on the minutes also. They are only there for convenience purposes, nothing else. Auditor panel list, Sirocco Services. Auditor panel list for all Maharashtra. So we select मुंबई ऑडिटर और पुणे सोसाइटी। सर जी ऐसा है कि ऑडिटर का जो पैनल लिस्ट है वो डिवीजन वाइज निकलता है, मुंबई डिवीजन का अलग निकलता है, पुणे का अलग निकलता है, उसी एरिया में वही अपना ऑडिट कर सकते हैं। पैनल ऑडिटर की जगह हम ऑडिट डिपार्टमेंट का ऑडिटर को ले सकते हैं। ऑडिट डिपार्टमेंट का ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 88 के सेक्शन 81 के दौरान ही हम यूज कर सकते हैं, दैट इज फॉर री ऑडिट और फॉर टेस्ट ऑडिट वगैरह वगैरह। पैनल ऑडिटर ही सिर्फ आपके सोसाइटी का ऑडिट कर सकते हैं। इंटरनल ऑडिट, व्हाट इज द प्रोसीजर टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर? इज इट मैंडेटरी टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर अपार्ट फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिटर? कैन ए मेंबर ऑफ सोसाइटी बी एन इंटरनल ऑडिटर? There is no provision for appointing of internal auditor in the Act and rules. However, if the society decides कि हमको internal audit भी करना है, जो कि एक good transparent practice हो सकता है, तो आप अपने notice agenda में डाल के कि internal audit to discuss and appoint internal auditor for financial year so and so, आते हुए financial year के लिए, तो आप एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटर भी आप अपॉइंट कर सकते हो और सोसाइटी का कोई भी एक जानकार मेंबर को भी इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। उसका जो भी फीस है या ऑनरियम है आप उस जनरल बॉडी की मीटिंग में डिसाइड करना है। इफ फुल ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट सर्कुलेटेड टू मेंबर्स, can the balance sheet be passed in AGM? Who is the competent authority to take action on such audit violation? Audit report का पूरा सेट, बैलेंस शीट का पूरा सेट मेंबरों में बांटना कंपलसरी है, सेक्शन 75 का रिक्वायरमेंट है। और अगर उसके बावजूद भी जनरल बॉडी अगर पास कर देती है तो वो जनरल बॉडी के डिसीजन के ऊपर है। और फिर भी कोई भी मेंबर ये रेजोल्यूशन पास होने के बावजूद भी डेप्यूटी रजिस्ट्रार को इस चीज के बारे में कंप्लेन कर सकता है कि ये सोसाइटी ने ये आधा अधूरा नेग्लिजेंस वाला काम किया है या डेफिशिएंसी वाला काम किया हुआ है, तो इस पे कार्रवाई करो। दूसरा, आप ये सेम रेजोल्यूशन को आप कोऑपरेटिव कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते। मिस्टर एडमिरो गोम्स का एक प्रश्न है कि इफ सेक्रेटरी इनवाइट्स हिज फैमिली मेंबर्स or non-members to attend AGM, is it optionable? Who writes the minute at the AGM? Can it be delegated to another member to write? जनरल बॉडी मीटिंग्स में सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के मेंबर्स ही अटेंड कर सकते हैं, 1।
अगर और कोई स्पेशल इनवाइटी को अटेंड करना है या करवाना है, तो वो चेयरमैन या प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अधिकार में उसको अलाउ करना है या डिसअलाउ करना। स्पेशल इनवाइटी का ऐसे फैमिली मेंबर्स वगैरह अटेंड कर ले। इवन पार्लियामेंट में भी अटेंड करने का प्रोविजन है। आप लोकसभा की मीटिंग में भी विविंग गैलरी में जाके आप वहां पे अटेंड कर सकते हो, लेकिन आपके आपके शब्द रिकॉर्ड करना या आपके कुछ भी बोलना वो सब अलाउड नहीं है। यहाँ पर भी वैसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर, बट द डिसीजन इज अप टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। हु राइट्स द मिनट्स एट द एजीएम? Writing of the minutes can be delegated to any general body member, provided one of the general body passes a appropriate decision and at the discretion of the chairman or the presiding officer, any person can be delegated. कोई भी एक व्यक्ति को बुलाया जा सकता है कि ठीक है, जनरल बॉडी का डिसीजन है कि भाई अनिल कुमार जाके ये मिनट्स लिखेगा। मिनट्स लिखने के बाद में मिनट्स के नीचे प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी चेयरमैन का और सेक्रेटरी का साइन होगा। मिस्टर गिरीश जोशी का एक प्रश्न है कि देयर इज ए वर्डिक्ट एन ऑर्डर बाय कंज्यूमर कोर्ट इन सम मैटर which says that if minutes are not approved as per bylaws, number 168, sorry, that query went away suddenly. Mr. Girish Joshi, are you there? Mr. Girish Joshi, are you there? अगर आप मीटिंग में मौजूद हैं तो अपना प्रश्न 1-to-1 पूछिए सर। ओके, I think we will take in questions on 1-to-1 basis. Any friends wanting to ask any question, please raise their hand and let me know, please. Anybody wants to ask any question? Yes, sir. Okay, Mr. Praveen Kumar Agarwal, please go ahead. जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मीटिंग्स में रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं, तो उस हर एक रेजोल्यूशंस को नंबर देना कंपलसरी है या जस्ट रेजोल्यूशन बोल के उसे लिखा जाए? अभी जब आपको नोटिस मिलती है तो आप उसमें ऐसा लिखेंगे, जैसे मानो 10 एजेंडा है तो आप लिखेंगे एजेंडा नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है? वैसे ही रेजोल्यूशन का करस्पॉन्डिंग नंबर भी देना है आपको। जी सर, एक और था इसी से रिलेटेड। रेजोल्यूशन जब ये जैसे उस मीटिंग में जब हम शुरू करेंगे, जैसे जितने भी रेजोल्यूशंस उस मीटिंग में पूरे पास हुए, मान लीजिए 1 से 5 तक रेजोल्यूशन इस मीटिंग में पास हुए, तो अगली साल जब हम करेंगे या उसी साल में अगर स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग होती है तो सीरियल फिर से 1 से ही शुरू होगा? ये एक बड़ा विचित्र प्रश्न है, बट आई विल एडवाइज यू कि इफ यू आर हैविंग ए कंप्यूटराइज्ड सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशंस, जी है ना, तो जब सोसाइटी आपकी शुरू हुई वहां से एजेंडा नंबर 1 लिया आपने फॉर एक पर्टिकुलर ईयर, उस साल में 10 एजेंडा पास किए आपने, अगले साल में आप 11 नंबर एजेंडा से ले सकते हो, उसके अगले साल फिर से कंटिन्यूटी में ले सकते हो। बट दिस इज ए टेक्निकल थिंग। 99% ऑफ द सोसाइटीज आर नॉट अवेयर ऑफ दिस टेक्निक्स, बिकॉज अगर आपने सीरियल में लिया तो वो पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आप मेंटेन करके रखोगे। आप बीच में कोई एजेंडा इंक्लूड नहीं कर पाओगे, यू नो, कुछ फ्रॉडलेंट, जैसे कि हमेशा हम सुनते आते हैं कि मैनेजिंग कमेटी ने ये बीच में डाल दिया, वो डाल दिया, वो सब हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर नोटिस में आपका 10 एजेंडा है तो रेजोल्यूशन भी 10 ही होगा। अगर नोटिस में आपका 10 एजेंडा पहले से लिखा हुआ है तो आप 11वां एजेंडा नहीं ले पाओगे। सिमिलरली आप 11वां रेजोल्यूशन भी नहीं ले पाओगे। अगले साल में मानो 2020 से आपकी सोसाइटी शुरू हुई तो 1 to 10 आपका एजेंडा और रेजोल्यूशन 2020 का है। 2021 में आपका एजेंडा शुरू हो गया 11 से लेके 20 तक या 11 से लेके 18 तक, रेजोल्यूशन भी होगा 11 से 18 तक, एंड सो ऑन। तो सक्सीडिंग ईयर्स में, आते सालों में नॉन स्टॉप आप उसे इंक्रीज करते जा सकते हो। थोड़ा सा वर्कआउट होता है, बट बड़े सोसाइटी में टिपिकली हम यही करते हैं। क्यों करते हैं इसका आपने अच्छा प्रश्न पूछा। आप पिछले 4 साल के पहले का रेजोल्यूशन नंबर, क्योंकि यूनिक नंबर होगा, वो आपका एजेंडा भी नंबर यूनिक हो गया और रेजोल्यूशन भी यूनिक हो गया। रिकवरी प्रोसीडिंग्स के टाइम पे ये होता है कि भाई 21% इंटरेस्ट कौन सा रेजोल्यूशन में पास हुआ था,
अच्छा, 21% का रेजोल्यूशन पास हुआ था, एजेंडा नंबर 80, रेजोल्यूशन नंबर 80 2005 साल में पास हुआ था। तो आपको ढूंढने में बड़ा आसान हो जाता जी है ना, और उसमें मैनिपुलेट करने में भी आप मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। सर, ऐसा भी इसमें किया जा सकता है, जैसे रेजोल्यूशन नंबर जब हम देते हैं, फॉर एग्जांपल रेजोल्यूशन नंबर 5 एंड ब्रैकेट में ये लिखा जा सकता है कि फाइनेंशियल ईयर भी ब्रैकेट में लिखा जाए उसके साथ, तो ये यस, और ट्रांसपेरेंसी रहेगी और ज्यादा रिफर भी करना नहीं पड़ेगा, जिससे यस अगर हम सर, किसी फ्यूचर में अगर किसी को रिफर करके नोटिस भी भेजते हैं या यस सर, बताते हैं, तो उसे यस। तुरंत पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर कोई चार्जेस भी अगर है तो इस साल से ये अप्लाई हुए थे। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जी नोटिस एजेंडा फॉर एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, तो आप उसमें नंबर क्या देंगे, उदाहरण के तौर पे जीबी, जीबी मतलब जनरल बॉडी, जी -15 मतलब ये 15वां जनरल बॉडी हो रहा है आपका, -2021। तो 15वां जनरल बॉडी आपका हुआ साल 2021 में, तो ये हम्म, आपका जनरल बॉडी का सीक्वेंस में आ गया। अभी आपका एजेंडा नंबर आया, एजेंडा नंबर 95-GB, मतलब वो हम्म, जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन है, भले वो एजीएम का हो या हम्म, एजीएम का हो, -2022। तो एजेंडा नंबर 95-GB-2022 सिमिलरली सेम टू सेम सीक्वेंस रेजोल्यूशन में भी आएगा, रेजोल्यूशन नंबर 95-GB-2022। तो आपने जैसे बताया वो रेफर करने के लिए आपका एकदम सरल हो जाता है, आप ये नॉन स्टॉप सीक्वेंस में करते जा सकते हो। ओके। हर 10 साल, 5 साल, 50 साल के बाद में भी आपको सारे रेजोल्यूशंस आपके मिलते जाएंगे। टिपिकली ये सारी चीजें अगर आप कंप्यूटराइज करके रखते हो तो ज्यादा आसान हो जाती है। We use this sequence always in big societies. We are using it, sir. ओके Mr. Jayantilal Shah, your Yeah, question, please. yeah. We have got 10 buildings and we have made one federation. It is registered under Society Act. But since 10 years, they are not giving any audited report. So whether it is compulsory to give it, they have to give it. They are You're just talking of taking charge. federation or you're talking of society? No, society is paying amount to the federation for swimming pool and everything. But the federation is not giving any audited report since 10 years. So whether अगर it is फेडरेशन compulsory. हो, सोसाइटीज का फेडरेशन हो, या सोसाइटीज का एसोसिएशन हो, या सोसाइटी इंडिविजुअल सोसाइटी हो, सभी पर सेक्शन 75 लागू पड़ता है। तो फेडरेशन हो तो भी उसको कंप्लाई करना है, फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज, एसोसिएशन ऑफ सोसाइटीज और इंडिविजुअल सोसाइटी, कानून कोई भी सोसाइटी के लिए अलग नहीं है, प्रोवाइडेड आपका जो फेडरेशन है या सोसाइटी है या एसोसिएशन है एमसीएस एक्ट के अंतर्गत में रजिस्टर्ड हो। It is registered already. Yes, so So same they thing have is to. applicable. You can always file application under section 75 to disqualify the managing committee, debar the managing committee for non-compliance of section 75. सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है सर। सर उसमें हम लोग ने क्या किया, सोसाइटी को भी बोले कि वो अपने को ऑडिटेड रिपोर्ट नहीं देते हैं तो वी शुड नॉट पे देम, so that also can be done. No, no sir, no sir. Non-compliance does not mean that you will avoid your पेमेंट ड्यूज। जैसे अगर फेडरेशन मानो कॉमन एरियाज में स्वीपिंग सर्विसेज दे रहा है, तो स्वीपर को तो पगार देना ही है ना। फेडरेशन भले Okay, आपको रिपोर्ट नहीं देगा लेकिन स्वीपर को पगार देना है। कॉमन एरियाज के okay, जो बिजली का बिल है वो देना है। कॉमन okay. एरियाज में जो क्लब हाउस होगा या गार्डन होगा, तो पेमेंट बंद करोगे तो कामकाज भी बंद हो जाएगा ना सर आपका। So after giving payment we can fight. पेमेंट दो या नहीं दो, फाइल करने का अधिकार मेंबर को पक्का ही रहता है। ओके, उसमें आप मना नहीं कर सकते। And sir, one more question if you don't mind. लास्ट प्लीज, Uh, लास्ट। Sir, we have got 10 shops and 20 flats in the building. So recent meeting, they have increased the maintenance charge from the shopping area about 5 rupees per square feet, and flats they have kept it 3 rupees. So we have taken objection, shop owners. Okay, it should be equal maintenance charges. यस So सर। what is your opinion? They says that we have got majority and we can charge anything from the shop owners because you are earning. सर ऐसा है कि हर सोसाइटी में, खास करके मैंने मुंबई और पुणे में देखा है, अनन फनन में काम होता है।
जैसे मराठी में जिसको बोलते हैं मनमानी, शायद हिंदी का भी शब्द है मनमानी। करेक्ट। अनंत फनन में काम होता है, मैं दादागिरी कर सकता हूँ, मैं मेजोरिटी में हूँ तो मैं कुछ भी रेजोल्यूशन पास कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप बायलॉज 65 में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्जेस विल बी इक्वल टू ऑल मेंबर्स, भले वो कमर्शियल वाला हो या प्रीमिसेस वाला हो या शॉप हो या वगैरह जो भी हो, या उसका एरिया 100 स्क्वायर फीट का हो या 10,000 स्क्वायर फीट, मेंटेनेंस तो इक्वल लगेगा। और ये तो सर हाई कोर्ट का जजमेंट भी है इस चीज के बारे में, और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का डायरेक्शंस भी है। ठीक है, So we can fight for that, na? यस सर, ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मिस्टर Thank you, सुनील दीक्षित sir. प्लीज। Sir, does AGM have power to give incentive to early payers within the deadline decided? Any maintenance discount can be given as per MCS Act or bylaws to early payers. Can AGM pass such decision by resolution? ओके, इस चीज को एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि आप सर्वेंट को आपका मेंटेनेंस, अपना जो पगार पानी आप किसी को दे रहे हो, तो किसी को समझो मानो 10,000 रुपया दे रहे हो, और आपने मेंबर से डिस्काउंट ले लिया, डिस्काउंट दे दिया उसको, तो पगार पानी तो पूरा ही देना है। वो डिस्काउंटेड जो पैसा है वो कहाँ से आएगा? इसीलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपका जो मेंटेनेंस चार्जेस है, इट इज गोइंग टू बी बेस्ड ओनली एंड ओनली ऑन द बजट प्रोजेक्शन शीट। ना फायदा ना नुकसान। सोसाइटी हैज टू वर्क ऑन व्हाट? नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस। किसी कारणवश सरप्लस बच भी गया तो सरप्लस बचा हुआ आपको कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर करना है, उसके लिए एक रिजर्व फंड का एक प्रोविजन दिया हुआ है। बायलॉ नंबर 13 या 14 में रिजर्व फंड का प्रोविजन है। लेकिन डिस्काउंट देना परमिसिबल नहीं है। 11 महीने का मेंटेनेंस अभी दे दो, 12वें महीने का फ्री कर देंगे आपको, एब्सोल्युटली गैर कानूनी है। क्योंकि 12वें महीने का पगार पानी तो देना ही है ना कि हर किसी को। बराबर। बिजली का बिल भी देना है। बिजली कंपनी तो ये नहीं बोलेगा ना कि 12 महीने का दे दो मुझे, 11 महीने का दे दो, 12वें महीने का फ्री कर देता हूँ। पॉसिबल है सर जी ये? तो ये सब कानून गैर का। Sir, this is basically given to avoid the number of default, to reduce the number of defaulters in a society. No, you can take by giving incentive, the society expects that more number of members will be incentivized to pay earlier and pay on time. There is no provision in the act, and it is highly, I will say the word illegal to do so. जैसे मैंने बताया कि आपने इंसेंटिव तो दे दिया, 12th मंथ का बिजली का पैसा कहाँ से लाओगे, मुझे इसका जवाब दीजिए सर। करेक्ट है ना। अभी मानो आपके 100 मेंबर हैं, 100 मेंबर हैं, और सारे के सारे 100 मेंबर ने आपको एडवांस दे दिया, 11 महीने का दे दिया। बराबर। अब 12वां महीने का मेंटेनेंस जो भी है महीने का, वो आप कहाँ से भरने वाले हो? क्योंकि 12वां महीने का पेमेंट तो मिला नहीं मेंबर से आपको। बराबर है। अकाउंट्स में कैसा है कि जो आया उसी को खर्चा करना है। बराबर। इसीलिए उसको नो प्रॉफिट नो लॉस बोला जाता है। यस। तो अगर सिक्योरिटी का बिल 100 रुपया है तो मेंबर से आपको 100 रुपया ही लेना है, 90 रुपए नहीं लेना है, 110 भी नहीं लेना है। करेक्ट। यही बजट प्रोजेक्शन शीट में आपका रिफ्लेक्टेड रहता है। बराबर है। सर, वन मोर क्वेश्चन प्लीज। Normally in the agenda of AGM, the last column says that any question with the permission of the chair. Is this allowed? Because some very vital questions are there involved in this, which should be a part of the agenda. Is it permissible to include this in the agenda? Any question with the permission of the chair. This particular agenda is included only to take those emergency items. अभी आपका AGM का नोटिस का पीरियड क्या है? 14-15 दिन का। 14 clear days. 14-15 दिनों में और कोई घटना हुई है अगर, या डिस्कशन की जरूरत पड़ी है, अभी फाइनेंशियल जो चीजें हैं वो 14 दिनों में नहीं हो सकती, क्योंकि बजट प्रोजेक्शन तो 14 दिन के पहले बन गया है आपका। लेकिन ये 14 दिन के नोटिस के पीरियड में अगर और कुछ चीजें आई हैं सोसाइटी में, तो वही सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करा जा सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं डिस्कस कर सकते हो आप। ओके। क्योंकि अगर
ये सोचोगे कि 14 दिन के पीरियड में मैं कुछ भी ले लूंगा, तो ऐसा करते हैं नोटिस में सिर्फ एक ही एक एजेंडा डालते हैं, बाकी ये 14 अपना बाकी चेयरमैन के एजेंडा में लेते चले जाते हैं सारे पॉइंट्स। और बाकी जो मेंबर्स हैं जो घर बैठे हुए हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एजीएम की मीटिंग के दौरान अगर 100 मेंबर की सोसाइटी है तो एवरेज ऑन 20% लोग ही एजीएम मीटिंग अटेंड करते हैं। यस, ये पूरे महाराष्ट्र में यही हिस्ट्री है। या तो आप अगर चेयरमैन के एजेंडा के प्रोविजन में बाकी एजेंडा उठाने की कोशिश करोगे, यस, तो बाकी सोसाइटी मेंबरों को कैसे पता चलता है कि भाई क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है? या दैट इज व्हाई द रीजन यू गिव नोटिस 14 days notice to everybody, isn't it? correct. Okay. Absolutely. Sir, one Thank you, Mr. Sunil, for joining in. Thank you, Mr. Sunil, for. We will take up question of Amol Kedar, please. Mr. Amol. Sir, I have two questions. Number one is audit rectification report आपने जो बताया प्रीवियस ईयर का, हमारे सोसाइटी में जो साल का ऑडिट सबमिट होता है उसी साल का ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट भी सबमिट होता है, क्योंकि सितंबर में मीटिंग होती है। पॉइंट नंबर 1, तो वेदर इट इज करेक्ट? Audit rectification report is of the previous year. फॉर एग्जाम्पल 2021 का यदि मीटिंग चल रहा है, लेट मी कंप्लीट सर। आपने बैलेंस शीट बांटा 20-21 का, उस पर चर्चा होगी, उस पर जनरल बॉडी बोलता है कि ये मेरा ऑब्जेक्शन है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, रिकॉर्ड करना है और वो ऑब्जेक्शन को रिमूव करना है। ओके, राइट। आपका अकाउंटेंट अगर स्पेशल इनवाइटी बन के आया हुआ है और उसने बोला कि हाँ ठीक है कोई गलती हुई है वगैरह वगैरह, तो वो रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट में जाएगा। पिछले साल का रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट आते करंट एजीएम में आपको लेना है, और करंट बैलेंस शीट का ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट नेक्स्ट ईयर में जाएगा। ओके, वो गलत हो रहा है। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर आपका? Second, see sir, resolutions which are passed in the AGM, which could be wrong or illegal, and even smaller resolutions cannot be. I mean, any member cannot just go to the court for every small things, because it is not practical to spend such a money. Is there any other alternative for that? एजीएम आपकी जानकारी के लिए बता दें, इट इज ए लीगल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, बिकॉज इट इज बाउंड बाय टू ऑल द मेंबर्स, इट इज बाउंड बिफोर द डेप्यूटी रजिस्ट्रार, इट इज बाउंड बिफोर द कोऑपरेटिव कोर्ट वगैरह, ऑल्सो इन द हाई कोर्ट ऑल्सो। तो कभी भी डिस्प्यूट फाइल किया तो कोर्ट ये देखता है कि आपका रेजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा। अगर आपका रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है तो आपका कुछ भी कंप्लेंट है, ग्रीवेंस है वगैरह वगैरह, इज थ्रोन आउट। So you cannot pass illegal resolutions. Now, if you are aggrieved by the resolution, अगर आपको उस resolution से परेशानी है, आपके पास पैसे नहीं है, तो घर में चुपचाप बैठना है, और अगर पैसे हैं, ताकत है लड़ने की, तो कोऑपरेटिव कोर्ट जाना है। आपके पास उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। You have also got an twisted option of going to the consumer court also against it. Okay. Resolution को null and void करना है तो सेक्शन 91 के अंदर में ही ये प्रोविजन मौजूद है। Okay. एंड Thank you. सर, जब लड़ना है तो पैसे खर्चे करने ही पड़ते हैं। कांट हेल्प इट। Okay. Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। मिस्टर संजीव शाह, योर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Yeah, sir, this quorum of One small 20 question, we are running out of time. Small question. This quorum of 20 or minimum 2/3, does it include the only attending members or even the committee members who are sitting on the chair? It includes everybody, sir. Everybody, including It includes all the members of the society. Managing committee members are also members of the society. Okay. जैसे Right. उदाहरण के तौर पे आपकी 600 मेंबर की सोसाइटी है, Right. और मैंने अभी बताया कि शायद 10 से 20% लोग ही आते हैं। जितनी बड़ी सोसाइटी प्रतिशत गिरता जाता है, Yes. तो 10% लोग आते हैं। Right. तो 600 के सोसाइटी के हुए 10% 60 60 मेंबर, पर किसी कारणवश सिर्फ 20 मेंबर आए, Right. और किसी कारणवश वही 20 मेंबर मैनेजिंग कमेटी के लोग ही निकले, Okay. तभी मीटिंग तो करना ही है आपका। करना ही। अब ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है चेयरमैन को कि मीटिंग को सिनेडाई खत्म करना है। सिनेडाई का मतलब परमानेंटली खत्म करना है, 1 महीने के बाद बुलाना है, या जो भी कुछ करना है। अगर चेयरमैन बोलता है कि नहीं नहीं भाई, वो तो अपने बाकी मेंबर्स नहीं आएंगे तो ये सारी चर्चा कैसी होंगी वगैरह वगैरह वगैरह, तो बोलता है ठीक है मैं 1 महीने के लिए एडजर्न करता हूँ मीटिंग।
1 महीने के बाद में फिर से मीटिंग हुई, फिर भी यही पोजीशन रहा, तो चेयरमैन का दायित्व है डेप्यूटी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करे। ओके। हाँ, और वहां से उसको बोले कि अब आपका अथॉराइज्ड ऑफिसर अपॉइंट करो, क्योंकि 30 दिनों के बाद में एजीएम बुलाने का अधिकार, अवधि खत्म होने का, पीरियड खत्म होने के बाद में जनरल बॉडी मैनेजिंग कमेटी को भी नहीं है। ठीक है ना, तो अथॉराइज्ड ऑफिसर आके आपका मीटिंग कंडक्ट कर सकता है। अब उस मीटिंग में भी अगर लोग नहीं आते हैं तो अथॉराइज्ड ऑफिसर बोलेगा, क्योंकि उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है अभी वो, तो ये बोलेगा ठीक है 4 जन मौजूद है ना, रेजोल्यूशन पास करो, इट विल बी एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी। ओके सर, उसको भी नोटिस, एजेंडा का सारा फॉर्मेलिटी तो करना ही करना है। करने का। राइट, थैंक यू। ओके, थैंक यू। मिस्टर संजीव थोमरे, योर क्वेश्चन, वन स्मॉल क्वेश्चन। मिस्टर सर संजीव, तुमचा मोबाईल नंबर पुन्हा सांगाल का सर? ते इन्व्हाइट मध्ये लिहिलेलं आहे साहेब, मी चॅट बॉक्स मध्ये टाकून देतो। सर, जैसा आपने बोला कि जनरल बॉडी एजीएम में चेयरमैन का डिसीजन ले सकती है अगर हमें चेयरमैन चेंज करना है, तो क्या ये एसडीएम के लिए भी अलाउड है? और अगर है तो कौन सा बायलॉज है? हर जनरल बॉडी मीटिंग में ये अलाउड है। हर जनरल बॉडी में सर, कोई भी जनरल बॉडी का मीटिंग होगा तो उसमें अलाउड है। हाँ सर, और कौन सा बायलॉ है जो अगर एज पर, देखिए बायलॉ नंबर 93, 94, 95 में आप देखिए, उसके अंदर मिल जाएगा। और एक मिस्टर गायकवाड़, आपके लिए मैंने मेरा मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया हुआ है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये इससे रिलेटेड नहीं है, मगर अबाउट 2 ओनली रिलेटेड क्वेश्चंस का भी हो गया है क्या सर चालू? 250 मेंबर्स के आगे की इलेक्शन अभी हो सकती है क्या? आई विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट बिकॉज आवर पॉलिसी इज टू टेक इन, हमारा पॉलिसी है वेबिनार का कि आज के टॉपिक के ऊपर ही हम प्रश्न लेते हैं, तो मैं आपका ये प्रश्न का आई डू नॉट, बाकी मेंबरों को बोर नहीं करना है सर। ओके, हेलो। ओके, मिस्टर प्रवीण यादव, आपका प्रश्न। सर वो फॉर्म बहुत सालों से सोसाइटी ने सबमिट नहीं किया था, और रेक्टिफिकेशन फॉर्म एक्चुअली मालूम ही नहीं था किसको क्या करना है और क्या नहीं है उसके बारे में। ओके, तो फिर कोई मेंबर ने रजिस्ट्रार के पास कंप्लेंट किया, कंप्लेंट ये बेस पे किया कि लास्ट ईयर कुछ ऑडिटर चेंज हुआ था और ऑडिटर ने डाल दिया कि ऑडिट में आपका और रेक्टिफिकेशन फॉर्म आपने सबमिट नहीं किया। तो फिर अभी प्रॉब्लम हुआ है कि वो केस अभी फाइट हो रहा है, उसमें कैसे कर सकते हैं? फिर ऑडिट रिपोर्ट भरना भी है, और रेक्टिफिकेशन अगर भरना है तो कब तक भरेंगे, फिर कैसे करेंगे वो जरा? ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट अगर नहीं किया है तो आपके मैनेजिंग कमेटी को सीट से खाली करने का अर्जी मूव कर दीजिए, और डेप्यूटी रजिस्ट्रार को बोलो कि वो फॉर्म किया नहीं, आपका अथॉराइज्ड ऑफिसर को भेज के ये कार्यवाही पूरा करो। अथॉराइज्ड ऑफिसर का जो भी फीस होगा वो सोसाइटी देगी। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू मिस्टर प्रवीण फॉर जॉइनिंग। सर मेरा म्यूट हो गया, अनम्यूट हो गया है, बोलो। हाँ बोलिए, बोलिए मैम। मुझे पूछना है कि जो रिजोल्यूशन के बारे में आपने बताया, नंबर देने के बारे में, हाँ तो जी, वो आज तक तो हमने नहीं किया है, तो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हो। तो एक कहावत है ना, जब सब एक कहावत ऐसा कुछ है कि जब जागे तभी सवेरा हुआ, जब जागे उसी दिन सवेरा हुआ, तो यू कैन डू इट। लेकिन उस चीज को करने के लिए आप जनरल बॉडी में प्रॉपर रेजोल्यूशन डाल दीजिए कि आज से ये हम यूनिक नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। ओके सर, कैन आई आस्क यू समथिंग? थैंक यू। हेलो मिस्टर परेश शाह, एक छोटा क्वेश्चन प्लीज, वन स्मॉल क्वेश्चन। हाँ जी, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आई एम टेकिंग द ओ फॉर्म का ऑडिट का, टेकिंग इट फर्दर, कि वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं या दे कैन डिबार्ट द मैनेजिंग कमेटी फॉर नेक्स्ट टर्म ओनली फॉर वन टर्म, या उसी इट कैन मैनेजिंग कमेटी फॉर वायलेशन ऑफ सेक्शन 75 रेड विद सेक्शन 82 read with 146, read with 147 can be debarred for 5 years. All the members. तो जिस दिन तारीख और डिबार का ऑर्डर निकला, ऑल द मेंबर्स ने जिसके खिलाफ आपने पिटीशन डाला है उसके खिलाफ, अपने आप कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, मानो आपने आपके पिटीशन में डाला कि भाई चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर रिस्पॉन्सिबल है, तो उन्हीं के खिलाफ जाएगा। लेकिन अगर आप सेक्शन 73(1) ए भी पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि
सारे के सारे मैनेजिंग कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेग्लिजेंस डेफिशिएंसी ऑफ द वर्किंग ऑफ द मैनेजिंग कमिटी। तो अगर आपकी 17 मैनेजिंग कमेटी है तो वो तो आपके लॉयर के ऊपर है कि पिटीशन में 17 का नाम डालती है या सिर्फ एक ही का नाम डालता है, जो भी है वो। लेकिन ऐसा है कि डिबारमेंट इज पॉसिबल फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर। अगर 2 साल केस चला, डिबारमेंट का ऑर्डर 2 साल के बाद निकला, तो ऑर्डर के दिन से 5 साल के लिए वो व्यक्ति अगर मैनेजिंग कमेटी की सीट में बैठ भी गया किसी कारणवश, तो वो डिबार हो जाता है और उस तारीख से अगले 5 साल तक वो इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता और मैनेजिंग कमेटी में भी नहीं आ सकता। सर इसका ये परव्यू इज विद डेप्यूटी रजिस्ट्रार के हाथ में है या यू हैव टू गो थ्रू अगेन द स्मॉल कॉल्स, आई मीन स्मॉल कोऑपरेटिव? No sir, it is before the deputy registrar of your ward. All right. Okay, you can file a grievance under section 75 read with section 82. 75 and 82. All right. Thank you so much, sir. I appreciate it. Okay. Hello. Yes, please go ahead. Yeah, sir. Good evening, sir. Is it correct on the part of managing committee when they send the agenda for the AGM? Is it correct on their part to write that no questions will be entertained related to balance sheet or audit or anything like that related to financial transactions? Is it correct on their part? Typically, when the balance sheet, account statement, audit reports are sent, it is sent for approval basis only. Okay. But also the agenda, one of the notes in the agenda, along with the notice, we'll read it this way. I'll just read out a particular thing. Members seeking any information regarding the society accounts may submit a written application addressed to the secretary treasurer on or before, जो भी आपका AGM का डेट है 7-8 दिन पहले तक, on or before so and so date, who will make available such information during the above AGM meeting. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कुछ अकाउंट संबंधित कुछ प्रश्न है तो उसका पहले से क्या अर्जी सोसाइटी के ऑफिस में दे दीजिए। आप तो ये नहीं सोच सकते ना कि एजीएम के टाइम पे अकाउंट्स का बुक या चोपड़ा लाके बैठेगा मैनेजिंग कमेटी का ट्रेजरर और फिर खोल के दिखाएगा, वो बाकी मेंबर्स को भी डिस्टर्बेंस होता है। So selected questions you can ask in writing and it will be answered. Now sir, in this case that was already done, that after that receiving the agenda, questions were sent to them, but on the day of AGM they were conveniently, they highlighted the thing कि जैसे हमने लिख के दिया था, nothing related to financial transactions or audit or balance sheet will be asked. Those who have sent the questions, those will also not be answered. So then what is the role of the member in this case, who has followed the rules, who has even sent them in writing, email, everything, but they have still not got the answer? So what can be done? Well, कई सोसाइटी में ऐसा दादागिरी तो चलता ही है, कोई नई बात नहीं है। कई सोसाइटियों में नहीं है, मैं जानता हूँ कि 99% सोसाइटी में ये सब दादागिरी चलता है। फिर भी अगर आपको आप एग्रीव्ड हो उस चीज को, तो एक रास्ता है डिप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस का, एक रास्ता है कंज्यूमर कोर्ट का, और सबसे बड़ा रास्ता है कोऑपरेटिव कोर्ट का। अगर आप उस रेजोल्यूशन से संतुष्ट नहीं हो या आपके जो क्वेश्चन क्वेरी टेक्निकली है या सोसाइटी को लॉस करने वाला रेजोल्यूशन पास हुआ है, तो आप कोऑपरेटिव कोर्ट में जा सकते हो। और अगर आप पर्सनली एग्रीव्ड हो, आपको पर्सनली कोई नुकसान हो रहा है, तो कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हो। ओके सर, ओके सर। लास्ट क्वेश्चन, on the day of AGM अगर ओरिजिनल मेंबर का राइटिंग में एप्लीकेशन भी आया हुआ है एंड द एसोसिएट मेंबर is attending the meeting and the secretary is been shown the letter from the original member कि इनको बैठने दो AGM को, and still if the associate member is not allowed to sign the register of presentee, then is it correct? And making a huge issue out of it that you being an associate member, I will not allow you to sit on the, I will not allow you to sign the register वगैरह 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 बहुत। तो ऐसी भी दादागिरी हर सोसाइटी में चलती है। हाँ। और अगर आपका एसोसिएट मेंबर पहले से ऑलरेडी अप्रूव्ड किया हुआ है आपका एसोसिएट मेंबर एप्लीकेशन, हाँ, तो सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को कोई कानूनी हक नहीं है उसको रोकने का मीटिंग अटेंड करने, प्रोवाइडेड उस फ्लैट से और कोई नहीं अटेंड कर रहा है तो। बराबर, हाँ। Okay, thank you, ma'am. May I ask a question, please? This is Rishi Kapahi here. Okay, Mr. Rishi. Good. Thank you, sir.
So, like you've quoted section 75, where about the worksheet the managing committee needs to submit. So I am unable to find that as section 75 in the bylaws book, sir. Could you help me out? Just let me know from where I can find that, sir. You can just type section 75 MCS Act on Google and you will find it. And So section yeah. 75 is in the Act. It is not in the bylaws. If you want to refer vis-a-vis similar provision in the bylaws, we refer bylaw number. Bylaws are not called section for your information. Okay? Those are bylaw numbers. Right, sir. Okay? Bylaws are not formulated by your legislatures. Right, sir. It is formulated by you people yourself. Right, sir. Okay. Model sample copy is given by the bureaucrats, cooperative department, or some association fellows, etc. So Right. bylaws are called bylaw numbers. Sections are available in the Act, MCS Act. Yes, sir. Now, similar to section 75, you will find reference under bylaw number 93 and 94. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank So you. whenever you are referring anything to law, you refer the Act. Bylaws को कचरे के पेटी में डाल दीजिए. Okay. Thank you so much, sir. Welcome. हेलो Okay. सर, संदेश यादव here. Yes, Mr. Sandesh. सर एक्चुअली हमारे पास अभी सोसाइटी ने बैलेंस शीट और एक्सपेंडिचर इनकम स्टेटमेंट दिया है, साथ में ऑडिटर रिपोर्ट के पेजेस है, उसमें ऑडिटर ने रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट फाइल करो ऐसे मार्क किया है, बट उनके कोई ये नहीं है, ऑब्जेक्शंस नहीं है, तो सोसाइटी किस बेस पे कर सकती है रेक्टिफिकेशन फाइल? जीरो रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट फाइल करिए. लॉ का कंप्लायंस, कानून का कंप्लायंस, कानून में जो लिखा है वो तो करना है. अगर आपके रेक्टिफिकेशन में लिखा हुआ है ऑडिट रिपोर्ट सब कुछ परफेक्ट है, ऑडिटर भी सर्टिफाई कर देता है कि सब कुछ परफेक्ट है, तो आप उधर लिख दीजिए पॉइंट नंबर से नो रेक्टिफिकेशन नीडेड, नॉट एप्लीकेबल वगैरह वगैरह. बट यू हैव टू फाइल द डॉक्यूमेंट्स. स्वप्ना राउत, आपका प्रश्न. गुड इवनिंग सर, मेरा एक क्वेश्चन है. एक सोसाइटी का ऑडिट फाइनल हो चुका है लेकिन वो एजीएम में अप्रूव नहीं हुआ है. मेंबर्स ने कुछ उसमें गलतियां निकाली है, तो अकॉर्डिंगली ऑडिटर को चेंज करना है, लेकिन अगर वो ऑडिटर वो नहीं करता है चेंजेस, तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकते हैं? ऑडिटर का रिपोर्ट आपको एजीएम के टाइम पे अप्रूव करना है या तो डिसअप्रूव करना है. अगर आपने डिसअप्रूव कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो जनरल बॉडी हैज टू से टू द मैनेजिंग कमिटी कि ऑडिटर चेंज करो और री ऑडिट कराओ सोसाइटी के खर्चे पे. और इस पे जनरल बॉडी के सारे मेंबर्स का, अटेंडी जितने भी मेंबर्स हैं, उनका मेजॉरिटी रेजोल्यूशन पास होना चाहिए. अगर ये पास नहीं होता है तो आप री ऑडिट नहीं कर सकते. ठीक है? ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग. थैंक यू सर. Sir, can I ask? Mr. Dilip Rao. Sir, regarding, I want to ask parking charges. Regarding parking charges, policies are stated in bylaws. But is there any act regarding parking charges? Act, specifically act. पार्किंग चार्जेस पर डिस्प्यूट करना है तो बायलॉस के अंतर्गत ही करना है. आई थिंक इट इज बायलॉ नंबर 83-84 के आसपास में दिखाई देगा आपको. और एक्ट और रूल्स में ये बायलॉस का प्रोविजन नहीं है. और जो भी पॉलिसी डिसीजन चेंज करना है वो आप जनरल बॉडी मीटिंग्स में आप काट छाट करके ऊपर नीचे करके चेंजेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन बायलॉ में अमेंड करना जरूरी है. बायलॉ के अंदर जो पार्किंग का मॉडलिटीज या पैरामीटर दिया हुआ है, अगर सोसाइटी मेंबर को पसंद नहीं है तो वो वाला बायलॉस के क्लॉजेस को आप अमेंड कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं. जैसे मैंने बताया सेक्शन 13 रेड विथ रूल नंबर 12 में आप That is amendment of bylaw. Amendment of bylaw. Yes, it can be amended. Okay, thanks. That means nothing is in act or rules, no? Okay. No, sir. Thanks, sir. Thank you very much. Thanks. Okay. Anybody else has before we conclude? 9:30 हो गए. Hemant sir, Kavita, can I ask a question, please? Yes, please go ahead.
Good evening. I actually just wanted to, in case the bylaws have been accepted in a AGM, but the rules pertaining or the bylaws that have been set out, the model bylaws, have not been followed for several years. Any after years when that is caught as a problem, you can actually revisit and rectification, especially in terms of charges, can be rectified up and up to how long back? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बायलॉस में तो आप कुछ भी अमेंड नहीं कर पाओगे। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब है उस दिन के पहले का कुछ भी नहीं। आप सोचोगे कि 4 साल पहले से मेंटेनेंस बढ़ा के लेकर आ जाए या 4 साल पहले का मेंटेनेंस रिड्यूस कर दे, वो सब नहीं हो सकता है। No. बायलॉस के बारे में अगर कोई ग्रीवेंस है तो आपको सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव कोर्ट का ही रास्ता खुला हुआ है और कोई नहीं। No, this is a different, let me explain it in a more number form. There's a bylaw of 2009. My society accepted it in 2011, but they did not follow the section, I think the bylaw number 65, where the charges have to be common to all the members, common expenses. They were still doing it area-wise or whatever. This mistake has been caught about 3 years back. And last year they said, okay, they made a mistake and they will now charge everyone equally. My question is that can they go back to 2011 from when it was actually accepted in the AGM? Or As I told you कि retrospective effect पहले के effect से आप bylaw को enforce नहीं कर पाओगे। अच्छा, bylaw तो accept हो गया है ना, but उसके they did not follow, they were not aware of the rules. They just accepted it. Their ignorance or not aware of the rules has to be suffered by all the general body members. It is the duty, liability of the general body members to be aware of the bylaws. अगर मैं जानबूझकर पर फीट वाइज दिए जा रहा हूँ तो मेरे खुशी से दिए जा रहा हूँ, और अगर बायलॉज को फॉलो करना है तो 2011 में आपको ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था और रिकॉर्ड करना चाहिए था। आज के दिन में आप ये नहीं कह सकते हो कि 2000 बायलॉ का आप पालन करो, उसको जनरल बॉडी के प्रॉपर रेजोल्यूशन से इम्पोज करना पड़ेगा कि डिस्कस एंड डिसाइड टू कंप्लाई विद बायलॉ सेक्शन, बायलॉ क्लॉज नंबर, बायलॉ नंबर 65, 66 जो भी है वो, with effect from so and so date. And then you have to prepare your budget projection sheet to determine the equal charges that will be leviable to all the flats. ऐसे ही नहीं लेवी कर सकते हो आप कि मेरे 100 फ्लैट है तो सबको 100 रुपया। अगर आपका बजट ज्यादा हो गया तो, या अगर कम हो गया तो ये सिर्फ और सिर्फ बजट प्रोजेक्शन शीट से ही डिटरमाइन हो सकता है। Thank you so much. Thank you. Hello. Sir, last question. Hello. One small question, sir. Mr. Kelkar, yes, please. Sir, about parking, is it necessary that the 7/12 पे सोसाइटी का नाम होना चाहिए before they charge the parking charges? There is a question of 7/12 in this thing. Are you from Mumbai or from? No, Pune. Pune is a municipal area, isn't it? Yes, corporation area. Yeah, corporation area. In corporation area, because there is no one of the concept webinars you have said about conveyance deed, तो conveyance deed है, हो गया है, मगर 7/12 पे नाम नहीं है। पार्किंग चार्जेस अगर आप बायलॉ फॉलो करोगे तो जनरल बॉडी में ये डिसाइड होता है कि सोसाइटी का जो कंपाउंड के एरिया को, जो कॉमन एरिया है, कॉमन प्रीमिसेस है, उसका ट्रस्टी मैनेजिंग कमेटी होता है। तो उस एरिया में जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन पास करना है कि मैं कार का 10 रुपए लूंगा, बाइक का 2 रुपए लूंगा, वगैरह वगैरह। अब उससे ओनरशिप ऑफ द लैंड से कोई संबंध नहीं आता है उस समय, वो डिस्प्यूटेबल है। टेक्निकली आपने जो बोला कि अगर मेरी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, one of the webinars you have mentioned that I'm continuing on that, sir. Shall I continue, sir? Hello. Okay. सिरोको सर्विसेज, बोलिए आपका क्या प्रश्न है? हाँ सर, लास्ट ईयर एक ऑडिटर ने ऑडिट किया था मगर एजीएम नहीं हुआ कोविड की वजह से, तो करंट ईयर में उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट किया, तो मैं वो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट कंफर्म करके करंट ईयर का बैलेंस शीट बना सकते हैं क्या?
अप्रूव करे बगैर फाइनल आप ऑडिट आगे नहीं कर काम नहीं पाना। कर सकते। पिछले साल का बैलेंस शीट जब तक अप्रूव नहीं होगा उसका फिगर्स आप करंट ईयर में कैसे लेके आएंगे? नहीं, मगर एजीएम हुआ ही नहीं ना कोविड की वजह से, तो अभी तो उसके लिए इसका लास्ट डेट आ रहा है ना ऑडिट रिपोर्ट सबमिशन का। लास्ट डेट हो या कुछ भी हो, पिछला साल का बैलेंस शीट अप्रूव नहीं किया हुआ है, एजीएम नहीं हुआ है, तो उसके लिए कार्रवाई करना है कि डेप्यूटी रजिस्ट्रार को ऑथराइज्ड ऑफिसर अपॉइंट करना है। ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट है, उन्होंने AGM भी एडमिनिस्ट्रेटर भेज नहीं दिया। बोल रहा हूँ, ऑथराइज्ड ऑफिसर फॉर कंडक्टिंग एजीएम एंड पासिंग ऑफ द अकाउंट स्टेटमेंट्स। ठीक है ना, वो डिले होगा तो फिर पहले करंट ईयर का ऑडिट भी रिपोर्ट नहीं कर सकते, फिर ऑडिट नहीं फाइनल कर सकते वो फिर। ओके, थैंक यू। आप अप्रूव किया नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ोगे सर? ओके Sir, is it compulsory and legal to give minutes for all SGMs? 1000% compulsory. I have already mentioned that in my lecture. Yes, sir. Sir, so in our society, they are not giving it. So we had complained to the registrar, and these people have given in writing to the registrar that हमारे इधर पिछले 45 years से ऐसे करने का system है नहीं, minutes देने का, and the registrar is also quiet on that. I mean, there is no action, and till date we haven't been given any minutes for any SGM. So what is the best action to be taken, sir? You file a dispute petition Okay. before the cooperative court under section 91 कि ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। हाँ। ठीक है ना, अगर मिनट्स आपको नहीं दिया तो इसका मतलब कोई रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो चाहिए ना कोई भी चीज के लिए। करेक्ट सर। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, आपको मिनट्स नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब मिनट्स रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो वो जो रेजोल्यूशन है, जो मिनट्स है, उसको सेट असाइड कर देने का अगर कुछ भी है तो। आप डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस में बोल सकते हो कि मिनट्स हमारे पास 45 साल का हमारे पास सिस्टम नहीं है। आप जनरल बॉडी को बोल सकते हो। आप ये सारी चीजें कोऑपरेटिव कोर्ट में एक बार बोल के तो देखो कि ओके, एक बार कोर्ट में बोल के देखो, शायद कुछ कोर्ट और आपको कुछ नया चीज बता देगा उस समय। Okay, okay, sir. Thank you, sir. Okay, since there are no other questions, we will conclude. और किसी को कुछ पूछना है क्या before we conclude? सर एक क्वेश्चन पूछ सकूं? Can I? Short question, very short. Okay. Sir, whether email address in latest modern days, is it compulsory for the society so that we can write on email any letter? हमारे बायलॉज के हिसाब से तो आप हार्ड कॉपी में ही विश्वास करना है, लेकिन अगर आपने बायलॉ अमेंड करके आपने ईमेल का या व्हाट्सएप का या सोसाइटी एप्स जो भी है उसके अगर प्रोविजन डाल दिया हुआ है तो लीगली इन्फोर्सेबल है। और अगर आपने ये रेजोल्यूशन नहीं रिकॉर्ड किया है, बायलॉ में अमेंड नहीं किया हुआ है, तो आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे। अभी उदाहरण के तौर पे मानो आपने बायलॉ को अमेंड नहीं किया, 2022 में कोई नया मेंबर आया, ठीक है। अब उसको ये तो पता नहीं है ना कि बायलॉज में आपका ईमेल था, या वो पुराना बायलॉज लेके ही बैठेगा। तो जो नया मेंबर आता है, आप डिक्लेरेशन देखोगे फॉर्म नंबर 3 या 4 में, उसमें आप लिखते हो ना कि आई विल अबाइड बाय द सोसाइटी रूल्स, बायलॉज, फला ठिकाना। तो वो उसका मतलब ये होता है कि मैंने बायलॉ पढ़ लिया है भाई, और ईमेल इज एक्सेप्टेबल टू मी, सोसाइटी का एप्स इज एक्सेप्टेबल टू मी, जो भी कुछ कम्युनिकेशन आएगा वो ईमेल पे आएगा, हेंस मेरा ईमेल सोसाइटी के रिकॉर्ड पे रजिस्टर्ड है, ठीक है। ओके, आई थिंक वी शुड कंक्लूड, इट इज क्वाइट लेट टुडे। Thank you, sir. Thank you. Okay. So, thank you all friends for joining and supporting today's webinar. With permission of participant friends, we will conclude today's webinar. Thank you all for attending this knowledge and information sharing webinar. Thank you so Wishing much, all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you, everybody, and good night. Thank you so much, sir. Appreciate it. Good night.